टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। CH26 दक्षु जान तुम सिर्फ मेरी हो। दक्षिता चेंजिंग रूम में गई, तब उसने देखा प्रिंस की वाइट कलर की बनी वाली हुड्डी और पजामा पहनकर खुशी से उछल रहा है। प्रिंस इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रहा था। वही की कैप का पर सॉफ्ट बनी के कान बने हुए थे जिन्हें हिला करके प्रिंस अपनी जगह पर उछल रहा था। प्रिंस का इतना क्यूट रूप देखकर दक्षिता अपनी जगह पर जम गई। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी प्रिंस इन कपड़ों में इतना क्यूट लगेगा। तब दक्षिता ने सोच लिया था वो प्रिंस को नाइट सूट के रूप में एक ही पजामा पहन आएगी। इस वक्त प्रिंस तक दक्षिता को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद दक्षिता आगे बढ़कर प्रिंस को हग कर लेती है। प्रिंस भी दक्षिता को हग करते हुए बोला, एंजल देखो आज आपका क्यूटी कितना क्यूट लग रहा है। आज लग रहे हूँ ना आपका क्यूटी कितना अच्छा लग रहा हूँ, बिल्कुल बनी की तरह। ये सुनकर दक्षिता भी मिरर से प्रिंस के आंखों में देखते हुए बोली, मेरे क्यूट से बनी की तरह लग रहे हो। ये सुनकर प्रिंस के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भी दक्षिता को हग करके उसके गालों पर किस कर लेता है। यह महसूस कर दक्षिता की होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद प्रिंस दूसरा आउटफिट पहनकर देखता है जो पांडा का था। फिर अचानक प्रिंस दक्षिता की तरफ देखकर बोला, एंजल क्यों ना आप भी मेरे जैसे कपड़े ले लो। ये सुनकर दक्षिता पहले प्रिंस के कपड़ों को देखती है, फिर कुछ सोचकर हाँ में सिर हिलाती है। फिर प्रिंस और दक्षिता दोनों ही लेडी स्टोर में वापस जाते हैं। वहां पर प्रिंस जैसे ही कपड़े ढूंढने लगते हैं, वहां पर लड़कियों के बीच क्यूट तरह की हुड्डी पजामा वहां पर मिल जाते हैं। पिंक कलर, व्हाइट, ब्लैक और भी कई सारे कलर के कपड़े थे। लेकिन प्रिंस ने कपल आउटफिट के तौर पर अपनी जैसे कलर के कपड़े लिए, लेकिन प्रिंस को कपल आउटफिट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रिंस अपनी मासूमियत में ही वह चाहता था उसकी एंजल भी उसके जैसे ही कपड़े पहने। प्रिंस ने ब्लैक कलर और व्हाइट कलर की बनी और पांडा की ड्रेस ली थी। उसके बाद वह दोनों ज्वेलरी शॉप की ओर जा ही रहे थे। अचानक एक ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने एक विदेशी लड़की उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। वह अजीब नजरों से दक्षिता की तरफ देख रही थी। तब दक्षिता ने अपनी कोर नजरों से उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की अपनी गर्दन झुका लेती है। दक्षिता कोर आवाज में बोली, मारिया रास्ते से हटो। ये सुनकर ही वो लड़की दक्षिता और प्रिंस के रास्ते से हट जाती है। फिर वह धीरे से बोली, आई एम सॉरी बॉस, मैं आपकी सेफ्टी लेकर घबरा गई थी। मेरी फ्लाइट इंडिया में लैंड करते ही मुझे मैसेज मिला आप DM मॉल में है। यहाँ आ गई। अब ठीक है ना, आप इस तरह मॉल में क्या कर रही है, आपकी सेफ्टी को खतरा हो सकता है। ये सुनकर दक्षिता गुस्से से मारिया को घूरते हुए बोली, तुम एक बॉडीगार्ड हो, तुम मुझे बताने वाली कौन होती हो, मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। क्या मैं हर काम तुमसे पूछकर करूँ, तुम मेरी बॉस हो क्या। ये सुनकर मारिया अपनी गर्दन झुका लेती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। दक्षिता की कड़वी बातें सुनकर मारिया ने अपने मुट्ठी को बांध रखा था। तभी प्रिंस अपनी क्यूट ने बोला, एंजल आप दीदी को डांट क्यों रही है, वह बस हमें देखने आए हैं, हम ठीक है या नहीं। ये सुनकर दक्षिता अपने गुस्से को शांत करती है। फिर प्यार से प्रिंस का हाथ पकड़ते हुए बोली, क्यूटी चलो उसे इग्नोर करो, यह ऐसे ही फालतू की बात करती रहती है, हमें ज्वेलरी शॉप जाना था ना। ये सुनकर प्रिंस एक्साइटेड हो जाता है। फिर दक्षिता का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए ज्वेलरी शॉप में ले जाने लगता है। लेकिन दक्षिता और प्रिंस ने ध्यान नहीं दिया। मारिया अपनी लाल आंखों से प्रिंस को घूर रही थी, जैसे वह प्रिंस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। अभी तक मारिया की नज़र बस दक्षिता पर थी, उसने ध्यान नहीं दिया दक्षिता के साथ प्रिंस भी मौजूद है। मारिया की नज़र दक्षिता और प्रिंस के हाथ पर गई। वह गुस्से से उन दोनों के हाथ को घूरने लगी, फिर बिना किसी आवाज के उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगी। ज्वेलरी शॉप के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी लाल आंखों में गुस्सा, जलन और नफरत के साथ वो ज्वेलरी स्टोर के अंदर देख रही थी। जैसे जैसे प्रिंस दक्षिता के हाथ को टच कर रहा था, जैसे ही दक्षिता और प्रिंस एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, वो एक दूसरे को टच कर रहे, वैसे ही मायरा अपने हाथों की कर मुट्ठी बना रही थी। मायरा के हाथ के नाखून उसकी हथेलियों में गड़ चुके थे। मायरा के हाथों से खून बहने लगा था, लेकिन मायरा बस अपनी खून जैसी लाल आंखों से पहले शॉप के अंदर दक्षिता और प्रिंस को देख रही थी। वही दक्षिता प्यार से प्रिंस को देख रही थी। प्रिंस बार बार सारी ज्वेलरी को देख रहा था। प्रिंस की नज़र पतली सी पायल पर गई, जिसके बीच बीच में डायमंड्स के चारों ओर प्लेटिनम एक घुंघरू लगे हुए थे, जिससे वह पायल बहुत ही खूबसूरती से चमक रही थी। उसके साथ ही जब वह घुंघरू बज रहे थे, तब एक मधुर धुन क्रिएट हो रही थी। दक्षिता को भी वो पायल बहुत ज्यादा पसंद आई। प्रिंस जल्दी से उस खूबसूरत पायल को लेकर दक्षिता के पास आता है। फिर प्रिंस एक जेंटलमैन की तरह घुटनों के बल बैठकर दक्षिता के पैर को उठाकर उसके पैरों से प्यार से शूज निकालता है। फिर दक्षिता का पैर अपने घुटने पर रखता है, उसे वह पायल पहनाने लगता है। ये देखकर दक्षिता हड़बड़ाहट में अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश करती है,
लेकिन प्रिंस कसकर दक्षिता का पैर पकड़ते हुए अपना सिर उठाकर प्यार से दक्षिता की आंखों में देखकर बोला, एजेंट शांति से खड़ी रहो, वरना आप गिर जाओगी, आपको चोट लग जाएगी, आपको दर्द होगा और आपको दर्द होगा, मुझे भी दर्द होगा, मैं आपको खूबसूरत पायल पहन आता हूँ। ये सुनकर दक्षिता रुक गई। दक्षिता प्यार से प्रिंस को देखते हुए शांति प्रिंस के घुटने पर अपना पैर रखकर खड़ी हो गई। प्रिंस आराम से प्यार से दक्षिता के खूबसूरत और सॉफ्ट पैरों में पायल पहनाने लगा। दक्षिता प्रिंस को ऐसा करते हुए देख रही थी, तब उसकी आंखें नम हो गई थी। प्रिंस कितना ही मासूम क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त जेंटलमैन दक्षिता को ट्रीट कर रहा था। ये देखकर दक्षिता प्रिंस की तरफ देखकर प्यार से बोली, क्यूटी ये तुम्हें किसने सिखाया इस तरह पायल पहनाते हैं? ये सुनकर प्रिंस याद करते हुए बोला, पता है एंजल, मैं छोटा था तब डैडी मम्मा के लिए पायल लेकर आते थे, तब इसी तरह घुटनों के बल बैठकर मम्मी का पैर प्यार से अपने पैरों पर रखकर उन्हें पायल पहनाते थे। तब मम्मी की आंखें आंसू से आ जाते थे। तब डैड मम्मा के खूबसूरत पैरों में पायल पहनाकर उनके पैरों को किस करते थे, फिर उनके फोरहेड पर किस करते थे। ये सुनकर दक्षिता उस खूबसूरत पल को इमेजिन करने लगी, किस तरह प्रिंस के मोम डैड एक दूसरे से प्यार जताते थे। दक्षिता उस पर को महसूस कर अपने दिल में एक प्यारी सी फीलिंग महसूस कर रही थी। प्रिंस दक्षिता के पैरों में इसी तरह पायल पहनाता है, उसके पैरों को किस कर लेता है। यह महसूस कर दक्षिता हड़बड़ा कर अपना पैर प्रिंस के हाथों से छुड़वाने की कोशिश करते हुए प्यार से प्रिंस को डांटते हुए बोली, मेरे पैर गंदे हैं, उनको इस तरह छूना नहीं चाहिए। ये सुनकर प्रिंस दक्षिता की बातों को इग्नोर कर देता है। फिर दक्षिता के पैरों में प्यार से वापस शूज पहनाकर खड़ा होकर दक्षिता के फोरहेड पर एक गहरा किस करता है, जिसमें प्रिंस की मासूम फीलिंग थी। उसके बाद प्रिंस खड़ा होकर दक्षिता के फोरहेड पर किस करता है। ये देखकर दक्षिता की एक आंख से आंसू बहकर नीचे गिर जाता है, जिसके बारे में प्रिंस और दक्षिता को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन मारिया की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से बीवी खून बहने लगेगा। मारिया प्रिंस और दक्षिता को घूरते हुए बोली, मैं अपनी जान को अपना बनाने के लिए मैं उसकी बॉडीगार्ड तक बन गई। तुम्हें क्या लगता है बच्चे, मैं अपनी जान को तुम्हारा होने दूंगी? कभी भी नहीं चाहिए मुझे तुम्हें जान से ही क्यों न मारना पड़े। लेकिन मेरी दक्षु जान सिर्फ मेरी है, वह किसी की नहीं हो सकती। ये बोलकर ईविल स्माइल के साथ प्रिंस को देखने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक थी, जिसे महसूस कर दक्षिता ज्वेलरी शॉप की गेट की तरफ देखती है। उसे वहां पर कोई नहीं दिखता, लेकिन दक्षिता को एक बहुत ही स्ट्रांग एहसास हुआ। इधर मारिया को एहसास हुआ दक्षिता उसकी तरफ देखने वाली है। वो एक कोने में छुप गई। जब दक्षिता को जानलेवा नजरों एहसास हो रहा था जैसे उसके आसपास कोई खतरा है, लेकिन दक्षिता को यह एहसास आज पहली बार हो रहा था। दक्षिता जानती थी उसके बॉडीगार्ड सारे लॉयल है। दक्षिता ने सबकी जांच पड़ताल की थी, लेकिन किसी के भी कनेक्शन उसके दुश्मनों से नहीं थी। रोज ही सारे बॉडीगार्ड के शेड्यूल देखती थी। उसने किसी पर भी भरोसा न करने की कसम खा रखी थी। इस वजह से दक्षिता को आज हैरानी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास कोई बहुत बड़ा खतरा है, जो अपनी जानलेवा नजरों से प्रिंस और दक्षिता को घूर रहा है। दक्षिता सोचती है वह और प्रिंस के अलावा वहां पर कोई भी नहीं है। आज फीमेल गार्ड्स के अलावा मेल गार्ड्स को लेकर आए हैं। वह सब बाहर है, बस उसके फीमेल गार्ड्स मॉल के अंदर है। दक्षिता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यह जानलेवा ऐसा क्यों हुआ, लेकिन दक्षिता ने ही सोच लिया था उसे जल्द से जल्द की जांच दोबारा से करवानी होगी। उसने सुबह ही सबकी जांच देखी थी, लेकिन दक्षिता ने धीरे से अपने फोन में कबीर को मैसेज किया, सबकी जांच दोबारा करने को कहा। कबीर भी हैरान था, वह एक दिन में 2 बार अपने बॉडीगार्ड आसपास के लोगों की जांच क्यों करवाना चाहती है, लेकिन कबीर कभी भी अपनी बॉस के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसने दक्षिता की बात मान ली। वह सबकी इन्फॉर्मेशन चेक करने लगा। उसे एहसास हुआ आज बस मारिया ही अपने देश से लौटी है। मारिया कुछ दिनों पहले अपने देश से ली गई थी अपने मॉम डैड से मिलने के लिए, जब दक्षिता ऑस्ट्रेलिया में थी किसी बिजनेस के लिए। तभी उस मारिया ने हमले में दक्षिता की जान बचाई थी। जब दक्षिता ने उसके एहसान चुकाने की बात कही, मारिया ने दक्षिता से एक ही बात कही थी, वह बस उसकी बॉडीगार्ड बनना चाहती है, वह दक्षिता को प्रोटेक्ट करना चाहती है। सच में मारिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, वह मेल बॉडीगार्ड की तरह अच्छे से लड़ सकती थी। दक्षिता ने जांच पड़ताल करवाई, तब पता चला मारिया एक बहुत ही अच्छी बॉक्सर है। इस वजह से दक्षिता ने मारिया को अपनी बॉडीगार्ड के रूप में रख लिया था। मारिया ने भी हमेशा अपनी लॉयल्टी प्रूव की थी। वह हमेशा दक्षिता को हर मिशन में प्रोटेक्ट करती थी। सब लोगों ने एक चीज और नोटिस की थी, जब भी किसी मिशन में जाती थी तब मारिया हर किसी की जान को खतरे में डाल देती थी, लेकिन दक्षिता के ऊपर एक खरोच भी नहीं आने देती थी। वह हमेशा दक्षिता के आगे पीछे एक ढाल की तरह रहती थी। सब लोगों ने सोचा शायद वह दक्षिता की फैन है, वह दक्षिता को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कोई भी उसके मन की बात नहीं जानता था। मारिया दक्षिता से पहली नज़र में ही प्यार करने लगी थी।
आज जब मारिया ने दक्षिता के साथ प्रिंस को देखा तब उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। मारिया अपने मन में सोचती है, उसके 3 साल का प्यार दक्षिता को नहीं दिखा, इस लड़के का प्यार दक्षिता को दिख रहा है। मारिया ने कहा, मेरी दक्षु जान, तुम बहुत भोली हो, यह मर्द बहुत ज्यादा धोखेबाज होते हैं, ये लड़का तुम्हारा एक दिन दिल तोड़ देगा। मैं कभी भी, मेरी दक्षु जान, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं कभी भी इस लड़के के झूठे प्यार के झांसे में तुम्हें नहीं आने दूंगी। इस दुनिया में तुम किसी से प्यार कर सकती हो, वह मैं हूँ, ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी। अब इस लड़के को मेरे रास्ते से हटना ही होगा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी दक्षु जान के करीब आकर कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। 27 चालाक आकृति दक्षिता और प्रिंस शॉपिंग करके ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। वहां पर प्रिंस की ग्रुप और कपिल खड़ा था, उनसे मिलकर वो लोग वापस डीएम मेंशन चले जाते हैं। मारिया भी बॉडीगार्ड्स में शामिल होकर डीएम मेंशन आ जाती है। कपिल और प्रिंस का म्यूजिक ग्रुप अपने घर की तरफ चला जाता है। दक्षिता ने उन सबको उनके घर पर छुड़वा दिया था। वहीं जब प्रिंस और दक्षिता मेंशन पर पहुंचते हैं, दोनों ने देखा लिविंग रूम में कीर्ति और भावेश मुंह फुलाकर एक दूसरे से दूर कोना पकड़कर सोफे पर बैठे हैं। वही भावेश अपने टैबलेट में बिजी था, कीर्ति अपनी फोन में बिजी थी। प्रिंस एक्साइटेड होकर भावेश की ओर दौड़ कर गया, अपनी क्यूट वॉइस में बोला, भाभी मैं आ गया। प्रिंस अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था, अचानक उसे महसूस हुआ वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इतने में उसे पीछे की तरफ खिंचाव महसूस हुआ। प्रिंस ने महसूस किया वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। वह कंफ्यूज होकर अपने को भावेश की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। प्रिंस को समझ में नहीं आ रहा था वह आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे पीछे की ओर खींच रहा है। यह महसूस कर प्रिंस बच्चों की तरह हाथ पैर चलाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। फिर भी प्रिंस अपनी जगह से नहीं मिल पा रहा था। फिर जब प्रिंस ने पीछे मुड़कर देखा, दक्षिता उसका कॉलर उसकी गर्दन के पास से पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच रही थी, जिस वजह से प्रिंस आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। ये देखकर प्रिंस बच्चों की तरह रोनी सूरत बनाकर दक्षिता की तरफ देखकर बोला, एंजल मैं भाभी को आज के शॉपिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, प्लीज। ये सुनकर भावेश भी अपना सर उठाकर प्रिंस की तरफ देखता है। भावेश ने देखा प्रिंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, वह बच्चों की तरह उसके पास आना चाहता है, लेकिन ये खड़ूस और रूथलेस मॉन्स्टर क्वीन उसे उसके पास नहीं आने दे रही है। प्रिंस उसकी तरफ आना चाहता है, लेकिन दक्षिता उसे आने नहीं दे रही है। ये देखकर भावेश अपनी आंखें छोटी करके दक्षिता के हाथ को फिर दक्षिता को घूरता है। फिर सोफे से खड़ा होकर प्रिंस के पास जाता है, प्रिंस का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। भावेश प्रिंस को अपनी तरफ खींचते हुए दक्षिता की तरफ घूर कर देता है, जैसे बोल रहा हो, तुम मेरे भाई प्रिंस को मुझसे दूर करने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हें प्रिंस से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। भावेश की आंखों में धमकी साफ साफ दिख रही थी, इस वजह से दक्षिता भी प्रिंस को जाने देती है। दक्षिता ने प्रिंस की रोनी सूरत देखी तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे भावेश की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दक्षिता चाहती वो जबरदस्ती भावेश और प्रिंस को अपने साथ रख सकती थी। भावेश के पास दक्षिता से लड़ने की पावर नहीं थी। भले ही वो इस दुनिया में किसी से लड़ सकता है, लेकिन वो दक्षिता के साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। आज दक्षिता को पता था जितना प्यार प्रिंस भावेश से करता है उतना ही उससे भी करता है। दक्षिता को पूरा यकीन था प्रिंस कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। अगर प्रिंस जाना भी चाहेगा तब भी वह कभी नहीं जाने देगी। उसने उसको भावेश के पास जाने दिया। उसके बाद दक्षिता ने सोचा वो प्रिंस को क्लीन कर लेगी। दक्षिता अपने रूम की तरफ जाने लगी। प्रिंस दक्षिता की तरफ देखकर कहा, एंजल कीर्ति दीदी को दिखा दो, आपने क्या क्या शॉपिंग की। ये सुनकर प्रिंस की तरफ देखकर बोली, नहीं तुम ही दिखा दो। ये सुनकर एक प्रिंस बोला, एंजल प्लीज। ये सुनकर दक्षिता लिविंग रूम के सिंगल सोफे पर बैठ जाती है। फिर प्रिंस की तरफ देखकर बोली, तुम ही दिखा दो, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तभी सब लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कीर्ति ने सुना ये घुंघरू की मीठी सी आवाज थी। कीर्ति ने अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगी। कीर्ति ने देखा लिविंग रूम में एक तरफ मारिया खड़ी है। वह मारिया की तरफ देखकर बोली, मारिया ये किस तरह की आवाज है। ये सुनकर मारिया भी कंफ्यूज हो गई एक पल के लिए, लेकिन जब कीर्ति ने कहा यह आवाज बंद हो गई। अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अच्छी सी आवाज आ रही थी, वह क्या थी। यहाँ पर घुंघरू की हल्की आवाज आ रही थी। वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी म्यूजिक की धुन हो। ये सुनकर मारिया के आंखों के सामने उस ज्वेलरी शॉप का सीन घूमने लगा, जो प्रिंस और दक्षिता का एक स्वीट मोमेंट था। ये याद आते ही मारिया ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वह दक्षिता को घूरने लगी। ये देखकर कीर्ति भी दक्षिता की तरफ देखती है। प्रिंस दक्षिता की तरफ देखकर बोला, एंजल प्लीज दिखाओ ना कीर्ति दीदी को, मैंने कितनी अच्छी पायल पसंद की है। ये सुनकर दक्षिता घूरकर प्रिंस की तरफ देखती है। प्रिंस एक्साइटेड होकर कीर्ति की तरफ देखकर बोला, कीर्ति दीदी आप भी खरीदना, आप पर भी अच्छी लगेगी। हर लड़की को पायल पहनी चाहिए। मेरे पापा मम्मा के लिए पायल खरीद कर लाते थे,
मैंने एजेंट के लिए आज पायल ली। मुझे पायल की धुन बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनकर कीर्ति शरारती नजरों से दक्षिता की ओर देखते हुए बोली, ओह, किसी को आज पायल गिफ्ट में मिली है। फिर धीरे से बोली, एक बात तो कंफर्म हो गई, ये तुम्हें अपनी बहन या मम्मा नहीं मानता, प्रिंस यहाँ पर आया है, तुम इसकी बेबी सिटिंग कर रही हो। मुझे लगा शायद कहीं किसी दिन तुम्हें अपनी बहन या मम्मा ना मानने लगे। ये वैसे ही मासूम है, इसे प्यार व्यार की भाषा नहीं आती, तुम प्रिंस से प्यार करती हो। ये सुनकर दक्षिता गुस्से से घूरकर कीर्ति को देखती है। इधर मारिया गुस्से में घुरकर प्रिंस और कीर्ति को देख रही थी। लेकिन मारिया को पता था, अगर इसी तरह चलता रहा शायद दक्षिता को उस पर शक हो जाएगा। मारिया ने कीर्ति की बात बीच में काटते हुए कहा, मैडम अब मैं चलती हूँ, आप मेंशन पर सेफ है, मैं अब चलती हूँ, जब आप मेंशन से बाहर जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। उसके बाद मारिया गुस्से से प्रिंस को घूरते हुए वहां मुड़कर जाने लगती है। मारिया को उम्मीद थी दक्षिता पहले की तरह उसे रुकने को बोलेगी। पहले दक्षिता मायरा को कई बार कुछ देर के लिए बैठने को बोल देती थी। भले ही दक्षिता मारिया से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन दक्षिता मारिया को कीर्ति से ज्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं समझती थी। कीर्ति के बाद अगर दक्षिता की कोई क्लोज था वह मारिया रही थी। दक्षिता ने मारिया के वहां से जाने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो बस प्यार से प्रिंस को देख रही थी, जो एक्साइटेड होकर भावेश को अपना शॉपिंग का सामान दिखा रहा था। भावेश और प्रिंस बच्चों की तरह उस पांडा के साथ खेल रहे थे। उन दोनों देखकर दक्षिता ने अपने मन में कहा, भावेश खुद को कितना ही मजबूत क्यों ना दिखाता हो, लेकिन उसके अंदर अभी भी बचपना है। माहिरा वहां से चली जाती है। कीर्ति के लिए मारिया का बिहेवियर अजीब नहीं था। मारिया हमेशा से ही दक्षिता के पीछे एक साए की तरह रहती थी। अगर उसकी मजबूरी नहीं होती वो ऑस्ट्रेलिया वापस जाने की कभी भी ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जाती। उसके डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से मारिया की मम्मा ने दक्षिता को कॉल किया था। मारिया ने साफ साफ मना कर दिया था, वो दक्षिता की पर्सनल बॉडीगार्ड है, वह दक्षिता की सेफ्टी को रिस्क में नहीं डाल सकती। जब तक दक्षिता ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं आएगी तब तक मारिया भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी। तब मारिया की मम्मी दक्षिता को कॉल किया था, मारिया को ऑस्ट्रेलिया भेजने की रिक्वेस्ट की थी। भावेश को मारिया कुछ अजीब लग रही थी, वह घूरकर मायरा को देख रहा था। मायरा सब लोगों को इग्नोर करके डीएम मेंशन से बाहर चली जाती है। डीएम मेंशन दोनों और मौजूद सोसाइटी के मेंशन सर्वेंट और बॉडीगार्ड के लिए था। उस सोसाइटी में तकरीबन 10 मेंशन थे, वह सब मेंशन दक्षिता के ही थे। डीएम सोसाइटी में एक मेंशन डार्क टॉर्चर मेंशन था, एक में दक्षिता जो भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बिजनेस चलते थे, उसका आईटी डिपार्टमेंट यानी हर जगह की सीसीटीवी कैमरे का कंप्यूटर लगे हुए थे। एक में बॉडीगार्ड, एक में सर्वेंट और इसी तरह दक्षिता ने ही सब 10 मेंशन को यूज में ले रखा था। दक्षिता के कई सीक्रेट थे। मेहरा इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट भी एक मेंशन में शिफ्ट कर रखे थे। दक्षिता कभी भी मेहरा इंडस्ट्री में काम करने एम्प्लॉय पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से दक्षिता ने कुछ इम्पोर्टेंट सीक्रेट यही एक मेंशन में शिफ्ट कर रखे थे। यहाँ पर हर मेंशन का रखरखाव करने के लिए कुछ लोग थे। कुछ लोग मेहरा इंडस्ट्री के लिए यहाँ इस मेंशन में रहते थे। इसी तरह डीएम इंडस्ट्री का टेम्परेरी ऑफिस भी एक मेंशन में मौजूद था। डीएम मेंशन इस दुनिया की सबसे हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से सेफ था। उस दिन कामिनी दीवान सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं एंटर सकती थी। दक्षिता ने जानबूझकर कामिनी को इस सोसाइटी में घुसने दिया था। ये सब दक्षिता का एक प्लान था। दक्षिता चाहती थी कामिनी कुछ ऐसा कुछ बोल दे जिसे वह अपनी डैड की डेथ के खिलाफ यूज कर सके, जैसा दक्षिता नहीं सोचा था वैसा हुआ भी था। कामिनी ने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया था जिसे दक्षिता को कुछ क्लू मिले थे। अब वह उस इन्वेस्टिगेशन को और तेजी से आगे बढ़ा सकती थी। राजपूत महल, राजस्थान। महल के बड़े से लिविंग रूम में चेयर पर सूरज सिसोदिया परेशानी से बैठा था। उसने अपने माथे पर हाथ लगा रखा था। वही मोहिनी उसकी जड़ से कुछ दूरी पर इधर उधर चक्कर काट रही थी। वही कनक एक पिलर के पीछे छुपकर उन दोनों को देख रही थी। वही सर्वेंट बस अपने काम में बिजी थे। वो लोग ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा। मोहिनी भी रुककर परेशानी में अपनी डैड को देखते हुए बोली, डैड इतने दिन हो गए आप उसको नहीं ढूंढ पाए। वह इस महल से भाग भी गया, हमने उसे हमेशा महल में बंद रखा। उसे दुनियादारी की कोई भी समझ नहीं थी, फिर भी वह यहाँ से कैसे भाग सकता है। डैड आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जरूर कोई है जिसने उसे यहाँ से भागने में मदद की है, वह इसी महल का है। ये सुनकर सूरज सिसोदिया गुस्से से मोहिनी को घूरते हुए बोला, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैंने सर्वेंट की इन्वेस्टिगेशन की है, किसी ने भी प्रिंस रुद्रांश सिंह की यहाँ से भागने में हेल्प नहीं की। यह सुनकर मोहिनी शक भरी नजरों से अपनी डैड की तरफ देखते हुए बोली, डैड कहीं ना मासा ने अपने भतीजे के प्यार में आकर ऐसा नहीं किया। ये सुनकर सूरज मोहिनी की तरफ घूरते हुए बोला, तुम्हें भी पता है तुम्हारी मम्मा उसे कितना ही प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन वो कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। यह सुनकर मोहिनी गुस्से से अपने डैड को घूरते हुए बोली, बाबा साहब हम क्या करें,
वह आकृति सिन्हा हमें धमकी पर धमकी दे रही है। अगर हमने जल्द से जल्द प्रिंस को नहीं ढूंढा वह हमें बर्बाद कर देगी। ये सुनकर सूरज अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बोला, उसकी औकात नहीं है सूरज सिसोदिया को बर्बाद कर सके। मुझे मिस्टर ओल्ड मैन सिन्हा से कुछ हेल्प चाहिए। मैं उसकी हर बात में कभी भी नहीं मानता। अब तक उसे इस दुनिया से ही विदा कर देता। मुझे सिन्हा परिवार की मेरे इनलीगल बिजनेस में हेल्प की जरूरत है। जब राजपूत खानदान की बागडोर पूरी तरह मेरे हाथ में आ जाएगी तब मैं इस सिन्हा खानदान को खत्म कर दूंगा। अगर मुझे सिन्हा परिवार की मदद की जरूरत नहीं होती तब मैं प्रिंस की शादी सिन्हा परिवार की आकृति से करवाने की जगह किसी मासूम लड़की से करवाता जो हर टाइम हमारी सर्वेंट के रूप में हमारे लिए काम करती। जनता को कभी शक भी नहीं होता। हम लोगों ने प्रिंस और उसके साथ धोखा किया है। तभी एक सर्वेंट ने आकर सूरज सिसोदिया को बताया आकृति आए है। ये सुनकर सूरज सिसोदिया शांति से अपनी चेयर पर बैठ गया, फिर एंट्रेंस की तरफ घूरने लगा। अपने चेहरे पर खूब सारा मेकअप के साथ आकृति बड़े ही एलिगेंट तरीके से लिविंग रूम में आई। एक रानी की तरह सोफे पर बैठे हुए मिस्टर सूरज सिसोदिया को और मोहिनी को बारी बारी घूरने लगी। मिस्टर सिसोदिया और मोहिनी डरने की एक्टिंग कर रहे थे। उन दोनों को देखकर ही लग रहा था वह आकृति से डर रहे हैं, लेकिन उनके मन में आकृति का कोई भी डर नहीं था। तभी आकृति ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मिस्टर सूरज सिसोदिया हैरानी से आकृति की तरफ देखने लगे। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH 28 प्रिंस का पहला फोन राजपूत महल, राजस्थान। आकृति महल के सोफे पर किसी रानी की तरह बैठ गई। इस वक्त उसके सामने सूरज और मोहिनी डरने का नाटक कर रहे थे, लेकिन सूरज अपनी किंग चेयर से बिल्कुल भी नहीं हिला था। वही मोहिनी भी आकर आकृति के सामने ही एक सोफे पर बैठ गई। उन दोनों ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे बना रखे थे, उन्हें आकृति से बहुत ज्यादा डर लगता है। वह लोग आकृति का सामना नहीं कर सकते। मोहिनी और सूरज आकृति की रिस्पेक्ट भी दिखावा कर रहे थे। आकृति ने अपनी कोर नजरों से मोहिनी और सूरज को घूरते हुए बोली, मेरे सामने इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम लोगों को मेरा कोई डर नहीं लगता, लेकिन मिस्टर सूरज सिसोदिया आप भूल रहे हैं। आपको आपके इनलीगल बिजनेस में मेरे डैड मिस्टर ओल्ड सिन्हा की हेल्प चाहिए। मुझे मेरा रुद्र नहीं मिल जाता तब तक मेरे डैड आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ तक हम लोग राजपूत खानदान की जनता में अफवाह फैला देंगे कि आप लोगों ने उनके प्रिंस का फायदा उठाया, उसे किडनैप करके मार डाला। अगर आप लोग 10 दिन में मेरे प्रिंस रुद्र सिंह को नहीं ढूंढते हैं फिर मैं आप लोगों को भी बर्बाद कर दूंगी। मैंने अपनी 38 साल जिंदगी काटने के बाद किसी से प्यार किया है, वह प्रिंस रुद्र राजपूत मेरा सच्चा प्यार है। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिल सकता मैं उसके साथ खुशी खुशी लाइफ नहीं बिता सकती। मैं आप लोगों को भी कभी खुश नहीं होने दूंगी। आकृति की बात सुनकर मोहिनी और सूरज हैरानी से भरे एक्सप्रेशन के साथ आकृति को देखने लगे। सूरज सिसोदिया गुस्से से आकृति को घूरते हुए बोला, अगर तुम्हें उसके साथ सोने की इतनी ही जल्दी है तुम जाकर क्यों नहीं प्रिंस रुद्र राजपूत को ढूंढती? क्या सिन्हा परिवार की पावर कम हो गई है जो मुझ जैसे नाकारा की जरूरत पड़ने लगी? हम लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे उसे ढूंढ रहे हैं। मेरे से ज्यादा पावर तुम्हारे परिवार के पास से तुम लोग क्यों नहीं उसे ढूंढते? हमने बस उससे तुम्हारी शादी करवाने का वादा किया था, हमने यह नहीं कहा था उसे तुम्हारे बिस्तर तक भी पहुंचा देंगे। ये सुनकर आकृति गुस्से से सूरज सिसोदिया को घूरती है। सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह आकृति को घूरते हुए बोला, तुम हमें क्या बर्बाद करोगी? हम वैसे ही बर्बाद है। हमें सिसोदिया खानदान ने हम लोगों को अपने खानदान निकाल दिया। रही बात राजपूत खानदान की, अगर प्रिंस नहीं मिलता है हमें वैसे भी राजपूत खानदान की जनता को राजा मुक्त करना होगा। यही यहाँ के महाराजा का आदेश था। अगर प्रिंस की वाइफ इस राज्य की रानी नहीं बनी फिर यह राजपाट सब खत्म हो जाएगा, हमें राजपूत खानदान की प्रॉपर्टी ही मिलेगी। इस वजह से जब तक हमें प्रिंस की वाइफ इस राज्य का राजा नहीं बना देती तब तक हम वैसे भी बर्बादी है। हमारे ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम सिन्हा परिवार की पावर का इस्तेमाल करके उसे ढूंढने की कोशिश करो। ये सुनकर आकृति को समझ में आ गया था उसे सूरज से कोई भी उम्मीद न रखते हुए अपनी पावर से ही अपने प्रिंस रुद्र को ढूंढना होगा। ये सोचकर आकृति गुस्से से मोहिनी और सूरज को घूरते हुए वहां से चली गई। जब आकृति वहां से चली गई तब मोहिनी सूरज की तरफ देखते हुए बोली, क्या डैड आप जो बोल रहे थे वह सच है? ये सुनकर सूरज मोहिनी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, मैंने यहाँ पर राजपूत खानदान में घर जमाई बनने कराने का निर्णय लिया था। उसी वक्त मुझे सिसोदिया खानदान ने घर जमाई बनने जैसा नीच काम करने के लिए अपने खानदान से बेदखल कर दिया था, लेकिन मुझे पता था सिसोदिया खानदान का बेटा रहने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। तुम्हारे 3 बड़े पापा और 3 अंकल ही उस प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लेते। अगर मैं इस राजपूत खानदान का घर जमाई बनता कम से कम 7वां हिस्से की प्रॉपर्टी मिलती। वही सिसोदिया खानदान में 7वां हिस्सा प्रॉपर्टी का मिलने वाला था। ऊपर से मेरी गोद ली हुई बहनों को भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने वाला था। मुझे उस 9वां हिस्सा प्रॉपर्टी का मिलने वाला था। प्रॉपर्टी राजपूत खानदान की प्रॉपर्टी की आधी से भी कम है। ये सुनकर मोहिनी को एहसास हुआ क्यों
उसके डैड राजपूत खानदान की प्रॉपर्टी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। राजपूत खानदान की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी उन लोगों के लिए बड़ा है। वैसे भी प्रिंस बेवकूफ़ है। उसकी शादी भी वह लोग ऐसी लड़की से करवाएंगे जो कि आकृति है, जो अपनी अधेड़ उम्र की महिला बनने वाली है। वह कभी भी इस दुनिया में अपना बच्चा नहीं ला सकती। राजपूत खानदान की पूरी प्रॉपर्टी पर राज उसका और उसके परिवार का होगा। ये सोचकर मोहिनी को अब अपने डैड का कदम सही लग रहा था। इधर डीएम मेंशन में दक्षिता के रूम में दक्षिता जब शावर लेकर बाहर निकली, उसने देखा प्रिंस रूम के अंदर आ रहा है। ये देखकर दक्षिता ने टॉवल की तरफ इशारा करते हुए बोली, जल्दी शावर लेकर आओ। ये सुनकर प्रिंस हाँ में सिर हिलाता है, फिर शावर लेने चला जाता है। इधर दक्षिता में व्हाइट कलर की बनी वाली नाइटी ड्रेस निकाली, उन्हें बिस्तर पर रखकर अपनी हेयर ड्राई करने लगी थी। तब वो हेयर ड्रायर से अपने लंबे खूबसूरत बालों को ड्राई करना पसंद नहीं था। वह हमेशा ही अपने टॉवल से ही ड्राई करती थी। दक्षिता कभी भी प्रिंस के आने से पहले सो नहीं पाती थी। उसे माइक्रोफोबिया के साथ इंसोम्निया भी था, जिस वजह से अगर वह कभी सो भी जाती थी, रात भर मेरे सपनों की वजह से डरती रहती थी। लेकिन जब से उसकी जिंदगी में आया था, तब से वह पूरे 6 घंटे की नींद अच्छी तरह ले पाती थी। उसे कोई भी बुरा सपना नहीं आता था। वह उस मासूम की बाहों में एक सुकून के साथ अपने आप को सेफ फील करती थी। उसे पता था प्रिंस उसे कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन दक्षिता प्रिंस की बाहों में होती थी। तब उसे ऐसा लगता था जैसे वह इस दुनिया की सबसे सेफ जगह पर है। ये सोचकर दक्षिता अपने हेयर ड्राइव कर रही थी। इतने में वॉशरूम का दरवाजा खुला। प्रिंस अपनी कमर पर व्हाइट कलर का टॉवल लपेटे बाहर आया। उसे देखकर दक्षिता ने बिस्तर पर पड़े नाइट ड्रेस को उठाया। एक दक्षिता पहनने लगी, दूसरा प्रिंस की तरफ कर दिया। कुछ देर बाद प्रिंस और दक्षिता एकदम बनी कपल की तरह लग रहे थे। दक्षिता और प्रिंस ने एक दूसरे को मिरर के अंदर से देखा। वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तभी दक्षिता को कुछ याद आता है। उसने बिस्तर के पास वाली टेबल के ड्रॉर में से एक बॉक्स निकाला, प्रिंस की तरफ बढ़ा दिया। प्रिंस कंफ्यूजन में उस बॉक्स को देखने लगा। दक्षिता ने उसे उस बॉक्स को खोलने का इशारा किया। प्रिंस ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उस बॉक्स में एक ब्रांड न्यू लिमिटेड एडिशन फ़ोन था, जो दक्षिता ने कबीर से डिज़ाइन करवाया था। कबीर एक हैकर के साथ वर्ल्ड की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का मालिक भी था। उसमें 60% शेयर दक्षिता के थे, 40% शेयर कबीर के। उसमें कोई भी शेयर होल्डर नहीं था। कबीर उस कंपनी का प्रेसिडेंट था। कबीर ही उस कंपनी को चलाता था। उसी कंपनी में कबीर ने इस फ़ोन को डिज़ाइन किया था। ये फ़ोन सिर्फ 4 है, एक दक्षिता के पास, एक प्रिंस के पास, कीर्ति के पास और एक कबीर के पास। कबीर ने इस फ़ोन को एक रात में जाकर बनाया था। दक्षिता ने ही साफ साफ ऑर्डर दिया था, कल ही उसे यह फ़ोन चाहिए। ये सुनकर कबीर दक्षिता के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसने एक रात जागकर इस फ़ोन को बनाया। दक्षिता ने उसे एक और फ़ोन बनाने के लिए कहा था, लेकिन दक्षिता ने कभी से कहा था वह आराम से जब उसे टाइम मिले तब वह फ़ोन बना देना। तब कबीर ने भी हाँ कहा था। वैसे भी कबीर के और भी फ़ोन थे, जो ईशा, निशा, रमन, नमन, अर्जुन, करण, आदर्श और कांची ऐसे बहुत सारे लोगों के पास थे। लेकिन प्रिंस और दक्षिता जैसे फ़ोन सिर्फ 4 लोगों के पास ही थे। जब प्रिंस ने उस फ़ोन को देख, प्रिंस को वो फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक उसके फेवरेट ब्लू कलर का फ़ोन था, दूसरा प्रिंस को पहली बार अपनी लाइफ का पहला फ़ोन मिला था, जिसे वह एक्साइटेड हो गया। उसे फ़ोन चलाना नहीं आता था, इस वजह से वह फ़ोन को घूर घूर कर देख रहा था। दक्षिता ने प्रिंस को इशारा किया कि वह अपना फ़ोन चलाए, लेकिन प्रिंस अभी भी उस फ़ोन को घूर रहा था। ये देखकर दक्षिता प्रिंस का हाथ पकड़ती है। फिर बिस्तर पर चढ़कर दक्षिता बिस्तर के डैशबोर्ड का सहारा लेकर बिस्तर पर बैठ जाती है। प्रिंस को भी अपने पास आने का इशारा करती है। प्रिंस जल्दी से कूदकर बिस्तर पर जाता है। फिर प्रिंस बिस्तर पर लेटकर अपना सर दक्षिता के सीने पर रखकर लिपट जाता है। एक हाथ में मौजूद फ़ोन को घूरने लगता है। ये देखकर दक्षिता कंफ्यूजन में कुछ देर प्रिंस को देखती है। फिर उसे प्रिंस के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ में आता है प्रिंस को यह फ़ोन चलाना नहीं आता। ये सोचकर दक्षिता को प्रिंस के लिए बहुत बुरा लगता है। दक्षिता प्रिंस के हाथ से उसका फ़ोन लेते हुए बोली, क्यूटी, क्या सच में ये तुम्हारा पहला फ़ोन है? ये सुनकर प्रिंस बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाता है। अपना सर उठाकर दक्षिता की तरफ देखने लगता है। ये देखकर दक्षिता स्माइल करते हुए प्रिंस को उसके फ़ोन की तरफ देखने का इशारा करती है। प्रिंस भी दक्षिता के इशारे पर फ़ोन की तरफ देखने लगता है। दक्षिता उस फ़ोन को ऑन करके उसमें कुछ टीचर्स देखती है। फिर प्रिंस को सिखाने लगती है किस तरह फ़ोन चलाते हैं। प्रिंस की मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, वह जल्दी ही हर चीज़ सीख लेता था। इसी वजह से उसने जैसे जैसे दक्षिता ने ही बताया, वह जल्दी ही फ़ोन चलाना सीख गया था। फिर उसने दक्षिता के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, एंजल, मुझे चलाना आता है। ये सुनकर दक्षिता ने वो फ़ोन प्रिंस को पकड़ा दिया। प्रिंस कुछ देर उस फ़ोन को देखता है, फिर जैसे जैसे दक्षिता ने ही बताया था वैसे वैसे चलाने लगता है। दक्षिता को एहसास होता है
उसकी तरह प्रिंस की भी मेमोरी फोटोग्राफिक है, जो हर चीज जल्दी ही सीख जाता है। फिर अचानक प्रिंस कैमरा ऑन करके अपनी और दक्षिता की सेल्फी लेना लगता है। ये देख कर दी तभी कैमरे की तरफ देखने लगती है। उसकी और प्रिंस की अभी तक एक भी पिक्चर नहीं थी। दक्षिता चाहती थी इस रूम में प्रिंस और उसकी अच्छी पिक्चर अपनी वॉल पर लगवाए। ये सोचकर वह प्रिंस के हाथ से फोन लेने ही वाली थी। अचानक उसकी नज़र फोन में मौजूद उसकी और प्रिंस की सेल्फी पर गई। वह हैरान हो गई। प्रिंस एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर था। उसने सेल्फी बहुत ही अच्छी तरह से ली थी। उसके बाद प्रिंस और दक्षिता पोज देकर अच्छी बहुत सारी सेल्फी लेते हैं। उसके बाद दक्षिता प्रिंस के हाथ से फोन लेते हुए बोली, चलो अब सो जाओ। ये सुनकर प्रिंस मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, एंजल थोड़ी देर और फोन चला लूं। ये सुनकर दक्षिता प्रिंस को घूरते हुए बोली, नहीं, अब सुबह ही तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा, अभी सो जाओ। ये सुनकर प्रिंस अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे पता था अगर दक्षिता को गुस्सा आ गया वह हमेशा हमेशा के लिए उससे उसका फोन छीन सकती है। ये सोचकर प्रिंस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह गहरी नींद में चला जाता है। दक्षिता भी प्रिंस के सो जाने के बाद सबसे पहले प्रिंस का फोन उठाती है, फिर अपनी और प्रिंस की पिक्चर देखने लगती है। दक्षिता ने देखा किसी पिक्चर में पिंक उसके पिक्स पर किस कर रहा है तो किसी पिक्चर में दक्षिता प्रिंस के फोरहेड पर किस कर रही है। किसी में प्रिंस बच्चों की तरह से हक किया हुआ है, किसी में वो जीभ निकालकर उसे चिढ़ा रहा है। इसी पर तकरीबन 15 से ज्यादा सेल्फी थी। किसी में प्रिंस ने पाउट बना रखा था, किसी भी वह अपने चेहरे को पप्पी बनाकर उसकी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर अपनी और प्रिंस की सेल्फी को देखने के बाद दक्षिता उस फोन को साइड में रखती है, फिर वह प्रिंस को अपनी बाहों में भर के सो जाती है। अगली सुबह जब तक की एक्सरसाइज करने गई तब प्रिंस ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। वह कल जब मॉल में घूम रहा था तब वह बुरी तरह थक गया था, वह आज एक्सरसाइज नहीं करने वाला था। दक्षिता ने सोचा शायद सच में प्रिंस ज्यादा ही थक गया था। प्रिंस को देखने से ही लग रहा था वह कभी बाहर नहीं गया, कल उसने इतनी मस्ती कर ली, अपना तो नॉर्मल था। ये सोचकर दक्षिता खुद एक्सरसाइज करने चली गई। दक्षिता ने सोचा अगर बहुत ज्यादा प्रिंस को एक्सरसाइज करने के लिए फोर्स करेगी शायद प्रिंस एक्सरसाइज करने से ही मना कर दे। ये सोचकर दक्षिता वहां से चले गए, लेकिन दक्षिता की जाते ही प्रिंस अपनी फोन में कुछ देखने लगा। फिर दबे पांव अपने रूम से निकलकर किचन की ओर जाने लगा। किचन में पहुंचकर उसने अपने फोन को वॉल के सहारे रख दिया और कुछ करने लगा। प्रिंस किचन में क्या कर रहा था और आकृति सिन्हा क्या प्रिंस को ढूंढ पाएगी? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH29 प्रिंस का अपनी अगले के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना और हादसा DM मेंशन। सुबह का वक्त सूरज धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रहा था, वैसे ही उसकी रोशनी में मौजूद तापमान बढ़ रहा था। ब्लू कलर के थीम वाले रूम में किंग साइज बिस्तर पर दो लोग एक दूसरे को बाहों में भरकर सुकून से सो रहे थे। खिड़की से व्हाइट कलर के पर्दों से छनकर सूरज की रोशनी उन दोनों पर गिर रही थी। उस रोशनी के कारण वह दोनों किसी और ही दुनिया से आए एंजल की तरह लग रहे थे। उस बिस्तर पर सो रही दक्षिता ने प्रिंस को अपनी बाहों में भर रखा था। प्रिंस दक्षिता के सीने पर सर रखकर उसकी कमर को कसकर पकड़कर सो रहा था। दक्षिता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस वक्त सुबह के 6 बजे बज रहे हैं। DM मेंशन में दक्षिता रूम में सुबह खिड़कियों से सूरज की रोशनी सीधा उसके बिस्तर पर आती थी। ईस्ट साइड में दक्षिता की रूम में एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी। दक्षिता के रूम में 3 साइड में, एक साइड बालकनी में एक कॉफी टेबल, एक खूबसूरत झूला, सिंगल सोफा सेट लगे हुए थे। एक साइड क्लोजेट रूम, वॉशरूम, एक साइड रूम का दरवाजा था। दक्षिता का रूम नॉर्मल रूम से 7 गुना बड़ा था। दक्षिता ने एक दिन पहले ही प्रिंस के पसंद के हिसाब से अपने रूम की ग्रे कलर की थीम को ब्लू कलर की थीम में बदल दिया था। वह चाहती थी उसके रूम का थीम प्रिंस के फेवरेट कलर का हो। दक्षिता ने बस इंटीरियर डिजाइन की पसंद से ही अपना रूम डेकोरेट करवाया था, लेकिन इस बार दक्षिता ने प्रिंस के पसंद के हिसाब से इस रूम का डेकोरेशन करवाया था। वॉल पर कुछ ऑयल पेंटिंग भी लगी हुई थी। उन सारी ऑयल पेंटिंग में थोड़ा सा ब्लू थीम मौजूद था। ये सब इंटीरियर डिजाइन नहीं, बहुत मुश्किल से अरेंज किया था। दक्षिता ने उसे साफ कहा था दक्षिता के रूम में लगने वाले फर्नीचर और पेंटिंग में थोड़ा ब्लू कलर का थीम होनी ही चाहिए। इसी वजह से इंटीरियर डिजाइनर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसने कैसे भी करके 3 घंटे के अंदर दक्षिता के रूम का डेकोरेशन चेंज किया था। दक्षिता बिस्तर से उठकर पहले प्रिंस की मासूम चेहरे को देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करती है, फिर प्रिंस को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक टाइट फिट लेगिंग्स, क्रॉप टॉप के साथ जिम वेयर कैरी करके बाहर आती है। फिर वो प्रिंस के सर के पास बिस्तर पर बैठकर प्रिंस सिर सहलाने लगती है। फिर प्रिंस के फोरहेड पर दोबारा किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग क्यूटी, लेट्स गेट अप नाउ क्विकली, वी हैव टू गो टू जिम, यू डिड अ लिटिल एक्सरसाइज यस्टरडे, डू अ लिटिल मोर टुडे। ये सुनकर भी प्रिंस ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा। दरअसल प्रिंस दक्षिता से पहले ही उठ गया था। जैसे ही वह उठकर वहां से जाने वाला था, अचानक उसने दक्षिता की बॉडी की मूवमेंट को देखा। तब उसे पता चल गया दक्षिता जागने वाली है।
यह महसूस करते ही प्रिंस ने ऐसी एक्टिंग की जैसे वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। जब दक्षिता वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई, तब प्रिंस रूम से बाहर जाने से पहले दक्षिता का जिम जाने का वेट कर रहा था। जब दक्षिता ने देखा प्रिंस बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, दक्षिता को लगा शायद दिन अभी भी सो रहा है। दक्षिता ने प्रिंस का सर उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियों घुमाते हुए बोली, क्यूटी गेट अप प्लीज। ये सुनकर प्रिंस धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जब प्रिंस ने अपनी अधखुली आंखों से दक्षिता की खूबसूरत चेहरों को देखते हुए बोला, एंजल वाज टायर्ड येस्टरडे, यू नो हाउ मच फन वी हैड, सो प्लीज आई कांट एक्सरसाइज टुडे। ये सुनकर दक्षिता गुस्से से घूर कर देखती है, लेकिन प्रिंस अपनी पप्पी आइज बार बार झपका कर मासूमियत से दक्षिता को देखने लगा। एज एंजल इज टेलिंग दक्षिता, आई विल नॉट डू एक्सरसाइज टुडे। ये देखकर दक्षिता का दिल पिघल गया। वो प्रिंस को घूरते हुए बोली, टुडे इज फाइन, बट नो मैटर हाउ मच फन यू हैव, यू कैन नॉट लीव द डेली एक्सरसाइज। ये सुनकर प्रिंस बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाता है, फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर दक्षिता अपनी गोद से प्रिंस का सर हल्की से उठाकर पीलो पर रख देती है। फिर वह जिम करने ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। इधर जैसे ही दक्षिता गई, प्रिंस दबे पांव के साथ अपना फोन लेकर धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए नीचे आने लगा। प्रिंस ने देखा सर्वेंट के अलावा अभी तक कोई भी अपने रूम से बाहर लिविंग रूम में नहीं आया है। ये सोचकर प्रिंस अपने दबे पांव से किचन की तरफ जाने लगा। वो किचन में पहुंचकर देखता है, वहां पर कोई भी नहीं है। ये देखकर प्रिंस की आंखें चमक उठती है। वह अपना फोन वॉल के पास रखकर एक वीडियो ऑन करता है, जिसमें एक शेफ खाना बनाना सिखा रहा था। उस शेफ की बातें प्रिंस अपनी चमकती हुई आंखों से सुन रहा था। जब प्रिंस ध्यान से फोन में उस वीडियो को देख रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। प्रिंस के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने डरते हुए पीछे घूमकर देखा, उसके पीछे 4 अधेड़ उम्र के आदमी शेफ के कपड़े पहने खड़े थे। वो घूर घूर कर प्रिंस के मोबाइल में देख रहे थे, कभी प्रिंस को घूरते कभी उस फोन को। ये देखकर प्रिंस अपने चेहरे पर नकली गुस्सा लाते हुए उन 4 शेफ को घूरने लगा। ये देखकर चारों शेफ घबराकर इधर उधर देखने लगे। प्रिंस अपना क्यूट चेहरा गुस्से से लाल करते हुए बोला, आप लोग हमें 1 सेकंड के अंदर इस किचन से बाहर चाहिए। ये देखकर सारे शेफ प्रिंस के क्यूट से लाल चेहरे को देखने लगे। उन्हें प्रिंस के गुस्से से डर कम और हंसी ज्यादा आ रही थी। उन्हें साफ साफ दिख रहा था, प्रिंस बस उन्हें यहाँ से भगाने के लिए गुस्से की एक्टिंग कर रहा है। फिर से थोड़ी देर पहले तू गार्डन से सब्जियां वेस्ट करने गए थे। डीएम मेंशन से 1 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गार्डन था जो डीएम सोसाइटी में ही मौजूद था। डीएम 500 एकड़ जगह पर फैली हुई थी। डीएम सोसाइटी के उस गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जियां, फ्रूट लगाए गए थे। दक्षिता के माइसोफोबिया के कारण उस गार्डन को 1 किलोमीटर दूर बनाया गया था। प्रिंस को सब सेफ को गुस्से में घूरते देख एक सेफ जो अधेड़ उम्र का था, वो प्रिंस की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, प्रिंस सर प्लीज आप किचन से बाहर जाइए, यह आपका काम नहीं है। फिर वो उससे थोड़ा रुककर आगे बोला, बॉस ने खाना बनाने के लिए हमें रखा है, आपको जो भी खाना है आप हमें बता दीजिए, हम आपके लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। प्लीज आप किचन से बाहर जाए, कहीं आपको चोट लग गई, फिर आप जल गए, बॉस हमें पनिशमेंट देंगे। ये सुनकर प्रिंस ने अपना मुंह फुला लिया। फिर वो गुस्से उस सेफ को घूरते हुए बोला, अगर आप लोगों ने मुझे एंजल के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाने दिया, मैं आप लोगों की शिकायत एजेंसी कर दूंगा, फिर वह आप लोगों को इस जॉब से निकाल देंगी। यह सुनकर ही सारे सेफ घबरा गए। उन्हें पता था इससे अच्छी जॉब उन्हें इंडिया में क्या, इस पूरी दुनिया में भी नहीं मिलेगी। यह सोचकर सारे सेफ अपना सर झुकाकर किचन के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। ये देखकर प्रिंस गुस्से से घूमते हुए बोला, कोई भी मुझे आसपास नहीं दिखना चाहिए। ये सुनकर सारे सर्वेंट वॉल के पीछे छुप गए। इधर प्रिंस ने उस वीडियो को फिर से रिवाइंड किया और देखने लगा किस तरह खाना बनाना है। उसके बाद वह हर काम वैसे ही करने लगा। प्रिंस ने अपने मन में मासूमियत से सोचा, मैं एंजल के लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाकर स्पेशल फील करवाऊंगा, एंजल का सबसे बेस्ट क्यूटी बन जाऊंगा। हर लड़की का सपना होता है ना, उनका समवन उनके लिए खाना बनाए। मैं भी आज एंजल के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उनका समवन जाऊंगा। प्रिंस ने एक पेन उठाया, उसको स्टोव पर रख दिया, फिर वह इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र फ्रिज पर गई। वह फ्रिज में से कुछ सब्जियां और अंडे उठाकर लेकर आया। उसने देखा वो सेफ अंडे को तोड़कर पैन में डाल रहा है। प्रिंस ने भी अपने अंडों को तोड़कर पैन में डाल दिया। फिर उसने सब्जियों को घूर घूर कर देखना शुरू किया। तभी उसने देखा वो से एक चाकू से सब्जियां काट रहा है। ये देखकर प्रिंस भी पास ही पड़े एक जोर से चाकू निकालता है, फिर उन सब्जियों को धोकर काटने की कोशिश करता है। वो बार बार वह चाकू फिसल रहा था, लेकिन फिर भी प्रिंस ने कोशिश करके उन सब्जियों को काटना शुरू किया। वह सब्जियां टेढ़ी मेढ़ी कट रही थी। ये देखकर सारे सेफ ने अपना सिर पीट लिया। वो लोग किचन के अंदर जा पा रहे थे, ना ही वह प्रिंस को कुछ कहने की हिम्मत हो रही थी। प्रिंस के आंखों से आंसू बह रहे थे। सब सेफ ने सोचा शायद प्रिंस प्याज काट रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उन सब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
प्रिंस को इस तरह रोते देखकर लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनसे इस तरह देखकर सारे सर्वेंट भी उस वॉल के पीछे छुपकर प्रिंस को सब्जियां काटते हुए देखने लगे। इधर डीएम मेंशन के 7th फ्लोर पर एक बड़े से जिम रूम में जहां पर हर तरह की सुविधाएं थी, उसी जिम में एक ट्रेडमिल पर दक्षिता ब्लैक कलर की जिम के आउटफिट में अपनी बालों की पोनीटेल बनाए जिम के ट्रेडमिल पर 5 मील प्रति घंटे से अधिक की गति, प्रति मील 12 मिनट से अधिक की गति दौड़ रही थी। उसकी पूरी बॉडी से स्वेट पानी की तरह बह रहा था। दक्षिता के बाल पूरी तरह गीले हो चुके थे। उसके कपड़े भी स्वेट की वजह से उसकी बॉडी से और ज्यादा चिपक चुके थे। दक्षिता बार बार टॉवल से अपना स्वेट साफ करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक दक्षिता की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसके मन में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसने अचानक ट्रेडमिल को स्टॉप किया, फिर वह स्पीड से जिम रूम से बाहर निकली। वो दौड़ते हुए अपने रूम की ओर जा रही थी। जब उसने अपने रूम में जाकर देखा प्रिंस बिस्तर पर नहीं है, वह जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर उसमें भी देखती है। इस वक्त दक्षिता ट्रेडमिल में दौड़ने से भी ज्यादा हौंफ रही थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी, उसके पास मौजूद इंसान को आसानी से सुनाई दे जाए। दक्षिता उस पूरे फ्लोर पर प्रिंस को ढूंढने लगी। वही अपने रूम में सो रहे भावेश को अचानक बेचैनी सी होने लगी। वह भी जल्दी से खड़ा होता है, फिर वह इधर उधर देखते हुए जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है। फिर वह लिविंग रूम में इधर उधर देखने लगता है। उसने देखा किचन के दरवाजे पर बहुत सारे सर्वेंट सेफ भीड़ जमा करके किचन के अंदर कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। वह अभी इस सब के बारे में सोच ही रहा था। उसने दक्षिता को स्पीड से सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। उसने देखा दक्षिता के एक्सप्रेशन ले चेहरे पर बेचैनी, घबराहट, डर एक्सप्रेशन है। ये देखकर अचानक भावेश को भी अपनी बेचैनी की याद आई। वह दक्षिता की तरफ देख बोला, दी प्रिंस कहाँ पर है? ये सुनकर दक्षिता घूरकर भावेश को इस तरह देखती है जैसे बोल रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या? उसके नजरों को समझकर भावेश नामे सिर हिलाता है। फिर उन दोनों की एक साथ नजर किचन की तरफ गई, जहां बहुत सारे सर्वेंट और सेफ से खड़े होकर किचन की तरफ देख रहे हैं। ये देखकर अचानक प्रिंस और भावेश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह दोनों जानते थे सेफ और सर्वेंट कभी भी अपना काम छोड़कर इस तरह भीड़ नहीं लगाते। दक्षिता ने प्रिंस को पूरे डीएम मेंशन में ढूंढ लिया था, बस नीचे का एरिया ही बचा था जिसमें स्टोर रूम, भावेश रूम, कीर्ति रूम, 6-7 गेस्ट रूम, एक स्टडी रूम, किचन और बड़ा सा लिविंग रूम था। इसी तरह और भी रूम थे, उनमें प्रिंस बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लास्ट में जो बचा वो सिर्फ किचन था। उन्होंने देखा कि डीएम मेंशन का दरवाजा पूरी तरह बंद है। प्रिंस बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ये सोचकर वह दोनों किचन की तरफ दौड़े। इधर किचन में जैसे तैसे प्रिंस ने सब्जियां काटी, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता वो देख पाता प्रिंस के हाथों में जगह जगह पर खून बह रहा था। उस खून से सब्जियां भी लाल हो गई थी, लेकिन प्रिंस को इन सब चीजों की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। प्रिंस नीमा सुमित में सोचा शायद इन स्टेप्स को भी रोज इसी तरह चोट लगती होगी, क्योंकि चाकू तो वैसे ही तेज होता है, उससे हाथ कटना नॉर्मल सी बात है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, प्रिंस ने सोचा। थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करके उसे अपनी एंजल के लिए खाना बनाना है। ये सोचकर वो सब्जियां उठाकर इकट्ठा करता है। फिर पेन के पास आकर उस पेन को घूर कर देखता है। उसमें वह अंडा वैसा का वैसा ही पड़ा था। फिर वह अपने फोन को घूर कर देखता है। उसने देखा उसमें स्टॉप जला हुआ था। ये देखकर वह इधर उधर स्टॉप जलाने की चीजों को देखता है। तभी उसे एक बटन दिखाई देता है, जिसे उसे याद आता है जब प्रिंस यहाँ पर आया था। तब उसने जब डीएम मेंशन में घूमकर देखने का फैसला किया था, तब प्रिंस पूरा डीएम मेंशन देख ही रहा था। जब वह किचन में पहुंचा तब उसने सेफ को स्टॉप जलाते हुए देखा। वह सीन याद आते ही प्रिंस जल्दी से उस स्टॉप को उसी तरह जलाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर पहले प्रिंस ने उस स्टॉप की गैस ऑन कर दी थी। इधर किचन का ग्लास का होने के कारण वह सर्वेंट किचन के अंदर तो देख सकते थे, लेकिन वो किचन के अंदर फैली एलपीजी गैस को महसूस नहीं कर सकते थे। किचन पूरी तरह ग्लास वॉल से बना हुआ था। प्रिंस ने किचन का अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। वह नहीं चाहता था कोई भी सर्वेंट और से अंदर आए। तभी वहां पर भावेश और दक्षिता पहुंच। किचन के अंदर का सीन देखकर उनकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। भावेश और दक्षिता ने देखा प्रिंस स्टॉप चलाने की कोशिश कर रहा है। तभी भावेश और दक्षिता की एक साथ नजर स्टॉप के ऑन बटन पर चाहती है। उन दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उनकी आंखें खौफ से चौड़ी हो जाती है। दक्षिता एक जोर की किक किचन के दरवाजे पर मारती है। इधर भावेश भी सेम तरीके से किक मारता है, जिस वजह से उस किचन का दरवाजा टूटता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए बुरी तरह हिल जाता है। जब प्रिंस को जब किचन का दरवाजे में कंपन महसूस हुआ, तब उसने स्टॉप को जलाने के साथ साथ किचन के दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर दक्षिता और भावेश को देखकर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। उसने सोचा शायद उसका सरप्राइज खराब हो गया। जब उसने दक्षिता और भावेश का चेहरा लाल देखा, तब उसे लगा शायद वह लोग उससे गुस्सा है, वह खाना बनाने जा रहा है।
ये सोचकर प्रिंस घबराकर जल्दी से उस स्टॉप का बटन ऑन कर देता है। अचानक पूरे किचन में आग फैल जाती है। इसके साथ ही किचन के ग्लास का दरवाजा भी टूट जाता, किचन में हर तरफ कांच बिखर जाता है। दक्षिता दौड़कर प्रिंस को अपनी तरफ खींचती है। वही भावेश दक्षिता और प्रिंस को कवर कर लेता है, जिस वजह से भावेश का नाइट सूट में आग लग जाती है। तभी एक सर्वेंट दौड़कर आकर एक ब्लैंकेट भावेश पर डाल देता है। वही कुछ सर्वेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड उस आग पर डालने लगते हैं, जिस वजह से वह काबू में आ जाती है। इधर प्रिंस इस आग को देखकर बुरी तरह डर गया था। वह जल्दी से दक्षिता की गोद में चढ़कर उसे बच्चों की तरह लिपट चुका था। वही दक्षिता के चेहरे पर ढेर सारे खौफ के साथ उसकी बॉडी काम पर ही थी। भावेश को भी अपनी पीठ में हल्की सी जलन हो रही थी। तभी भावेश ने देखा प्रिंस के हाथों से खून निकल रहा है। प्रिंस के हाथों के पीछे का हिस्सा कुछ हद तक जल चुका है। ये देख भावेश अचानक घबराकर दक्षिता की देखकर उसे प्रिंस के हाथ देखने का इशारा करता है। दक्षिता अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेती है, फिर किचन से प्रिंस को गोद में उठाकर बाहर जाते हुए भावेश को भी बाहर आने का इशारा करती है। उसके बाद वो लिविंग रूम में आकर प्रिंस को उसी तरह गोद में लेकर बैठ जाती है। प्रिंस दक्षिता के गले लगकर बुरी तरह सिसकियां लेते हुए रो था। वह रोते हुए माफी भी मांग रहा था, लेकिन उसकी सिसकियों में उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। पता भी नहीं चल रहा था प्रिंस क्या बोल रहा है। प्रिंस रोते हुए सिसकियां लेते हुए बोलाएं, जे ल आ ई ए म सो स री आ प प की च न ही ज ला न चा ह ता था मैं ब स प के ली ए खा न ब। दीक्षिता प्रिंस की बात समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन प्रिंस को शांत करने के लिए उसकी पीठ और सिर सहलाने लगी। इतने में कीर्ति भी घबराई हुई सी अपना रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। उसे भी ऐसा लगा जैसे कुछ गलत हुआ है। जब उसने भावेश की नाइट ड्रेस को पीछे से जला हुआ देखा, वह घबराकर भावेश के पास आई उसकी पीठ को ध्यान से देखने लगी। कीर्ति डॉक्टर होने के नाते बता सकती थी भावेश को कितनी ज्यादा जलन हो रही होगी। फिर भावेश को डांटते हुए बोली, भाभी यह क्या किया तुमने, तुम्हारी पीठ इतनी कैसे जल गई। दरअसल भावेश की पीठ लगभग आधी से ज्यादा जल चुकी थी। ये सुनकर दक्षिता भी चिंता भरी नजरों से भावेश की तरफ देखती। भावेश दक्षिता की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी पलकें झुकाकर ऐसे इशारा करता है जैसे वह बिल्कुल ठीक है। वह उसे प्रिंस का ध्यान रखने का बोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। ये देखकर दक्षिता भी देखती है भावेश की पीठ बहुत हद तक जल चुकी है। भावेश को बिना कुछ बोले जाते देख कीर्ति अभी कुछ बोलने ही वाली थी, उसे किसी के बच्चों की तरह रोने की आवाज आई। उसने सर घुमाकर देखा प्रिंस के पूरे कपड़े काले हो चुके हैं, उसके हाथ भी जले हुए हैं। ये देखकर कीर्ति कंफ्यूज हो गई। कीर्ति ने देखा प्रिंस अपने हाथों की जलन के कारण नहीं हो रहा। इस वक्त प्रिंस उस मासूम बच्चे की तरह लग रहा है जिसे गिरने पर चोट लगी, लेकिन उसे यह नहीं पता उसे चोट लगी है। वह बस गिरने के डर से ही रो रहा है। इस वक्त प्रिंस का भी ऐसा ही हाल था। उसे बस दक्षिता से डर लग रहा था। उसे किचन के जल जाने से और आग के डर से रोना आ रहा था। उसे अभी तक अपने हाथ की जलन महसूस नहीं हो रही थी। प्रिंस के दिमाग में बार बार उस आग का सीन और दक्षिता का गुस्से से लाल चेहरा दिख रहा था, लेकिन प्रिंस को यह नहीं पता था दक्षिता का चेहरा घबराहट और एक्सरसाइज की वजह से लाल था, ना कि गुस्से से। प्रिंस को ऐसा लग रहा था उसने अपनी एंजल को खुश करने की जगह पर नाराज कर दिया। वो इतनी बुरी तरह एक मासूम बच्चे की तरह रो रहा था। लेकिन कीर्ति और दक्षिता से नजरें मिलते ही दक्षिता ने इशारा किया वह भावेश के पास जाए, उसका इलाज करे। इधर दक्षिता ने प्रिंस को हल्के से अलग किया, वहीं पर रखा एक पानी का गिलास उठाकर प्रिंस को पिलाने लगी। ट्विंस बच्चों की तरह सिसकियां लेते होकर पानी की छोटी घूंट पी रहा था। दक्षिता ने बिल्कुल भी प्रिंस के हाथों पर नजर डालने की हिम्मत नहीं की, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दक्षिता के मन में बस एक ही आवाज आ रही थी, प्रिंस को कितनी चोट लगी है। दक्षिता की आंखें लाल हो चुकी थी, दक्षिता की पूरी बॉडी नीली पड़ने लगी थी। उसने भावेश को छू लिया था, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से प्रिंस को पानी पिलाकर अपने गले से लगाया। इधर कीर्ति वहां से जाने से पहले दक्षिता को 2 इंजेक्शन और कुछ ऑइंटमेंट देकर गई थी। उसने दक्षिता के चेहरे पर हल्के लाल रेसेस को देख लिया था। दक्षिता ने जल्दी से पहले खुद को इंजेक्शन लगाया, अगर प्रिंस उसे इस हालत में देख लेता वो डर सकता था। ये सोचकर दक्षिता ने पहले खुद को इंजेक्शन लगाया, फिर प्रिंस को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दक्षिता भारी कदमों से अपने रूम में पहुंचकर प्रिंस को बिस्तर पर उतारने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस उससे बंदर की तरह और कसकर गले से लगा लेता है। ये देखकर अचानक दक्षिता घबरा जाती है, कहीं प्रिंस की चोट में उसे दर्द न हो जाए। ये सोचकर दक्षिता प्रिंस को खुद से अलग करने का प्लान रोक कर देती है, फिर उसे लेकर बिस्तर पर बैठ जाती है। प्रिंस के हाथों को पकड़ लेती है जो उसके गले से लिपटे हुए थे।
एक हाथ को अपने गले से अलग करके सामने करती है। फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेती है। फिर अपनी आंखें खोलकर प्रिंस का हाथ देखती है। उसने देखा जिनके हाथ का पीछे का हिस्सा उंगलियों से लेकर कलाई तक हाथ बुरी तरह जल चुका है। ये देखकर दक्षिता की आंख से आंसू बहकर प्रिंस के हाथ पर गिर जाता है। इधर प्रिंस उसी तरह बड़बड़ाते हुए दक्षिता की गर्दन में अपना चेहरा गुस्सा आ रहा था। इधर दक्षिता कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वहीं पर मौजूद ऑइंटमेंट खोलकर प्रिंस के हाथों पर हल्के हल्के फूंक मारकर उस जली हुई उंगलियों और हाथी पिछले हिस्से पर कलाई तक दवाई लगा रही थी। फिर वहीं पर मौजूद ड्रॉर से बैंडेज निकालकर उसके हाथ के चारों ओर बांध देती है। इसी तरह उस हाथ को वापस से अपनी गर्दन पर रख देती है। फिर प्रिंस का दूसरा हाथ लेकर उस पर भी ऑइंटमेंट लगा देती है। फिर गहरी सांसें लेकर वह इंजेक्शन खोलती है, प्रिंस की बाजू में लगा देती है। प्रिंस दक्षिता को हक कर लेता है। दक्षिता फिर गौर से प्रिंस को देखने की कोशिश करती है, कहीं प्रिंस को और ज्यादा कहीं चोट नहीं लगी। प्रिंस को अपने आप से हल्का सा अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस और कसकर दक्षिता से लिपट जाता है। यह महसूस कर दक्षिता कुछ गहरी सांसें लेकर उसे बिस्तर पर लेट जाती है। फिर उसकी गर्दन के पीछे से एक प्रेशर पॉइंट दबा देती है, जिस वजह से प्रिंस बेहोश हो जाता है। दक्षिता हल्के से प्रिंस से अलग हो जाती है, लेकिन प्रिंस के छोटे से क्यूट से चेहरे पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दक्षिता ने कुछ गहरी सांस ली, प्रिंस के आंसुओं को अपने हाथों से साफ करके उसे ठीक से लेटा कर उसके हाथों को सेफली साइड में रख दिया, जिसकी वजह से उसके को कोई भी चीज टच ना हो। ये सब करने के बाद बहुत ध्यान से प्रिंस की पूरी बॉडी को देखने लगती है। जब उसे प्रिंस की बॉडी पर कोई भी जलने का निशान नहीं दिखता, वह प्रिंस के कपड़े निकाले लगती है। थोड़ी देर बाद प्रिंस का नाइट सूट जो धुएं की वजह से काला हो चुका था, वह उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। इस वक्त प्रिंस बस एक शॉप में लेटा हुआ था। दक्षिता फिर से प्रिंस की पूरी बॉडी चेक करती है। दक्षिता देखा प्रिंस की पूरी बॉडी पर काले धुएं के निशान हैं, लेकिन जलने का कोई भी निशान नहीं है या फिर कोई भी चोट का निशान नहीं है। जब दक्षिता को पूरी तरह तसल्ली हो जाती है, वह कुछ गहरी सांसें लेती है। उसके दिल की धड़कन है अभी भी 440 की स्पीड से चल रही थी। दक्षिता अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। फिर वह प्रिंस को ब्लैंकेट उड़ाकर वॉशरूम में जाकर वेट टॉवल लेकर आती है। फिर अच्छे से प्रिंस का चेहरा उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करती है। उसके बाद वापस से वॉशरूम में जाकर शावर लेने की तैयारी करती है। जब दक्षिता ने अपना क्रॉप टॉप उतारा, उसके कंधे पर एक बड़ा सा नीला और पर्पल निशान था। उस जगह को देखकर यही लग रहा था जैसे वहां पर एक बुरी तरह चोट लगी है। दक्षिता अपने कंधे को वह वॉशरूम में लगे बड़े से मिरर में देखती है। फिर वो अपना सिर हिलाकर शावर लेकर बाथरोब पहनकर बाहर आती है। दरअसल ये चोट दक्षिता के एक बार में नहीं लगी, बार बार लगी। जब दक्षिता प्रिंस को ढूंढ रही थी, तब वह कई बार हर चीज से टकराए, और दूसरा वह जब ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी, तभी अचानक ट्रेडमिल स्टॉप करने की वजह से वह बैलेंस नहीं भेज पाई, जिस वजह से वह ट्रेडमिल पर गिर गई। सबसे पहले उसके कंधे में ट्रेडमिल की वजह से चोट लगी थी, लेकिन दक्षिता तुरंत उस पर से खड़े होकर प्रिंस को ढूंढने के लिए नीचे आ गई थी। जब वह अपने रूम में पहुंचे तब अचानक उसका वही कंधा उसके रूम के दरवाजे से टकरा गया, लेकिन दक्षिता ने अपने दर्द को इग्नोर किया हुआ है। फिर से पागलों की तरह प्रिंस को ढूंढने लगी। इस बीच उसे 2-3 बार और चोट लग गई। उसके बाद जब दक्षिता किचन का दरवाजा तोड़ रही थी, तब जब किक दरवाजा नहीं टूटा था, उसने अपने कंधे से उस दरवाजे पर मारा, जिस वजह से उसके कंधे में और ज्यादा चोट लग गई। दक्षिता ने फोन में एक मैसेज करके प्रिंस के पास आकर लेट गई। प्रिंस को घुमाकर पीछे से हक करके उसके हाथों को सेफली बिस्तर पर रखकर उन्हें हल्के से पकड़ लिया। प्रिंस को पीछे से हक करके ब्लैंकेट ओढ़कर प्रिंस का सिर एक हाथ से प्यार से सहलाने लगी। इधर भावेश रूम में कीर्ति भावेश के बिस्तर पर बैठी वॉशरूम को घूर रही थी। जब से भावेश रूम में आया था, तब से बाथरूम का दरवाजा बंद करके शावर के नीचे खड़ा था। कीर्ति जानती थी भावेश को बहुत ज्यादा जलन हो रही है, इसी वजह से वह शावर के नीचे खड़ा है। यह महसूस कर कीर्ति बिस्तर से खड़ी होती है। फिर वॉशरूम के दरवाजे के पास जाकर बोली, भाभी बाहर आ जाओ, ठंडे पानी से शावर लेने से जलन खत्म नहीं होगी। तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूंगी, तुम्हें जल्दी आराम आ जाएगा। ये सुनकर भावेश शावर बंद करता है। दर्द के कारण दांत पीसते हुए फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सा साफ करके ट्राउजर पहनकर बाहर आता है। कीर्ति ने जब भावेश को हाफ नेक वॉशरूम से बाहर आते देखा, एक बार के लिए उसके गाल शर्म से लाल हो गए। भावेश की 6 एप्स बॉडी पर पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। इस वक्त भावेश बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा था। कीर्ति अपने होश होते हुए अपनी नजरें गड़ाए अपनी आंखों में इंटेंस फीलिंग के साथ भावेश की चेस्ट को घूर रही थी। ये देखकर भावेश ऐसे सिर हिलाता है जैसे उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद भावेश किसी के पास से निकलकर बिस्तर पर जाकर मुंह के बल लेट जाता है। जब कीर्ति को पता चला भावेश जा चुका है, वह कंफ्यूजन में अपना सर घुमाकर बिस्तर की तरफ देखती है।
तब उसे भावेश की जली हुई पीठ दिखाई देती है। भावेश की पीठ पर छाले आने शुरू हो गए थे। भावेश की पीठ को देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितने ज्यादा दर्द में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भी नजर आ रहा था, जैसे उसने कितना अच्छा काम किया हो। तब उसे सब कुछ याद आता है। वह हड़बड़ाते हुए जल्दी से बिस्तर के पास आकर कुछ ऑइंटमेंट उठाकर भावेश की पीठ पर लगाने लगती है, लेकिन भावेश को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। तब भावेश ने अपने बिस्तर की चादर को कसकर अपने हाथों की मुट्ठी में भर लिया। भावेश बुरी तरह अपने दांत पीसने लगा। कीर्ति को भी पता था भावेश को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। भावेश को ये दर्द सहना ही होगा। ये सोचकर कीर्ति धीरे धीरे पूरी पीठ पर ऑइंटमेंट लगा देती है। फिर एक इंजेक्शन उठाकर भावेश की बाहों में लगाने ही वाली थी। अचानक भावेश कीर्ति का हाथ पकड़ लेता है। यह महसूस करते ही कीर्ति कंफ्यूजन में भावेश की तरफ देखने लगती है। भावेश दूसरी तरफ मुंह करते हुए सीरियस आवाज में बोला, मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा। इंजेक्शन की जरूरत पड़े, मैं अब ठीक हूँ, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर कीर्ति पहले गुस्से से भावेश की तरफ देखती है, फिर वह दोबारा से भावेश का हाथ हटाकर इंजेक्शन लगाने ही वाली थी। अचानक भावेश दोबारा कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। कीर्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कीर्ति को देखकर यही लग रहा था, अगर भावेश ने उससे इंजेक्शन नहीं लगवाए तब वह उसकी पिटाई कर देगी। लेकिन कीर्ति ने कुछ गहरी सांसें ली। कीर्ति ने अपने डॉक्टर के करियर में आज तक इतना जिद्दी पेशेंट नहीं देखा था। फिर भावेश की तरफ देखकर बोली, तू इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाना चाहते? इस पर भावेश कुछ नहीं बोला। तभी कीर्ति को अचानक कुछ याद आता है। वह भावेश से जैसे ही वह बात बोलती है, भावेश के हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है। यह महसूस करते ही कीर्ति जोर जोर से हंसने लगती है। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। रीडर्स, मैंने प्रिंस को प्रिंस रुद्रांश सिंह क्योंकि युवराज में एक अलग हार्ड पर्सनैलिटी, एक एरोगेंट नेचर के साथ ही बॉसी नेचर के होते हैं। युवराज बोर्ड और प्रेम होता है, लेकिन हमारी स्टोरी का प्रिंस एकदम मासूम, सॉफ्ट हार्टेड और भोला भाला काइंड पर्सनैलिटी है। युवराज रुद्रांश सिंह CH30 अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो रीडर्स, आई एम सॉरी, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, जिस वजह से मैं चैप्टर नहीं डाल पाए, इसलिए हॉटस्पॉट लेकर चैप्टर कॉपी करके डाल रही हूँ। आई एम सॉरी, कल मैं बहुत ही अच्छा बड़ा सा चैप्टर डाल दूंगी, बस आज के लिए एडजस्ट कर लो। ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। मैं ये चैप्टर भी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे डेली बोनस में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसके लिए आई एम सॉरी 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 DM मेंशन। सुबह का वक्त सूरज धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रहा था। वैसे ही उसकी रोशनी में मौजूद तापमान बढ़ रहा था। ब्लू कलर के थीम वाले रूम में किंग साइज बिस्तर पर दो लोग एक दूसरे को बाहों में भरकर सुकून से सो रहे थे। खिड़की से व्हाइट कलर के पर्दों से छनकर सूरज की रोशनी उन दोनों पर गिर रही थी। उस रोशनी के कारण वह दोनों किसी और ही दुनिया से आए एंजल की तरह लग रहे थे। उस बिस्तर पर सो रही दक्षिता ने प्रिंस को अपनी बाहों में भर रखा था। प्रिंस दक्षिता के सीने पर सर रखकर उसकी कमर को कसकर पकड़कर सो रहा था। दक्षिता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस वक्त सुबह के 6 बजे बज रहे हैं। DM मेंशन में दक्षिता रूम में सुबह खिड़कियों से सूरज की रोशनी सीधा उसके बिस्तर पर आती थी। ईस्ट साइड में दक्षिता की रूम में एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी। दक्षिता के रूम में 3 साइड में, एक साइड बालकनी में एक कॉफी टेबल, एक खूबसूरत झूला, सिंगल सोफा सेट लगे हुए थे। एक साइड क्लोजेट रूम, वॉशरूम, एक साइड रूम का दरवाजा था। दक्षिता का रूम नॉर्मल रूम से 7 गुना बड़ा था। दक्षिता ने एक दिन पहले ही प्रिंस के पसंद के हिसाब से अपने रूम की ग्रे कलर की थीम को ब्लू कलर की थीम में बदल दिया था। वह चाहती थी उसके रूम का थीम प्रिंस के फेवरेट कलर का हो। दक्षिता ने बस इंटीरियर डिजाइन की पसंद से ही अपना रूम डेकोरेट करवाया था, लेकिन इस बार दक्षिता ने प्रिंस के पसंद के हिसाब से इस रूम का डेकोरेशन करवाया था। वॉल पर कुछ ऑयल पेंटिंग भी लगी हुई थी। उन सारी ऑयल पेंटिंग में थोड़ा सा ब्लू थीम मौजूद था। ये सब इंटीरियर डिजाइन नहीं, बहुत मुश्किल से अरेंज किया था। दक्षिता ने उसे साफ कहा था, दक्षिता के रूम में लगने वाले फर्नीचर और पेंटिंग में थोड़ा ब्लू कलर का थीम होनी ही चाहिए। इसी वजह से इंटीरियर डिजाइनर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसने कैसे भी करके 3 घंटे के अंदर दक्षिता के रूम का डेकोरेशन चेंज किया था। दक्षिता बिस्तर से उठकर पहले प्रिंस की मासूम चेहरे को देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करती है। फिर प्रिंस को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक टाइट फिट लेगिंग्स, क्रॉप टॉप के साथ जिम वेयर कैरी करके बाहर आती है। फिर वो प्रिंस के सर के पास बिस्तर पर बैठकर प्रिंस सिर सहलाने लगती है। फिर प्रिंस के फोरहेड पर दोबारा किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग क्यूटी, लेट्स गेट अप नाउ क्विकली, वी हैव टू गो टू जिम, यू डिड अ लिटिल एक्सरसाइज येस्टरडे, डू अ लिटिल मोर टुडे। ये सुनकर भी प्रिंस ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा। दरअसल प्रिंस दक्षिता से पहले ही उठ गया था। जैसे ही वह उठकर वहां से जाने वाला था, अचानक उसने दक्षिता की बॉडी की मूवमेंट को देखा। तब उसे पता चल गया दक्षिता जागने वाली है। यह महसूस करते ही प्रिंस ने ऐसी एक्टिंग की जैसे वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। जब दक्षिता वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई,
तब प्रिंस रूम से बाहर जाने से पहले दक्षिता का जिम जाने का वेट कर रहा था। जब दक्षिता ने देखा प्रिंस बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, दक्षिता को लगा शायद दिन अभी भी सो रहा है। दक्षिता ने प्रिंस का सर उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियों घुमाते हुए बोली, क्यूटी गेट अप प्लीज। ये सुनकर प्रिंस धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जब प्रिंस ने अपनी अधखुली आंखों से दक्षिता की खूबसूरत चेहरों को देखते हुए बोला, एंजल वाज टायर्ड येस्टरडे, यू नो हाउ मच फन वी हैड, सो प्लीज आई कांट एक्सरसाइज टुडे। ये सुनकर दक्षिता गुस्से से घूर कर देखती है, लेकिन प्रिंस अपनी पप्पी आइज बार बार झपका कर मासूमियत से दक्षिता को देखने लगा। एज एंजल इज टेलिंग दक्षिता, आई विल नॉट डू एक्सरसाइज टुडे। ये देखकर दक्षिता का दिल पिघल गया। वो प्रिंस को घूरते हुए बोली, टुडे इज फाइन, बट नो मैटर हाउ मच फन यू हैव, यू कैन नॉट लीव द डेली एक्सरसाइज। ये सुनकर प्रिंस बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाता है, फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर दक्षिता अपनी गोद से प्रिंस का सर हल्की से उठाकर पिलो पर रख देती है। फिर वह जिम करने ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। इधर जैसे ही दक्षिता गई, प्रिंस दबे पांव के साथ अपना फोन लेकर धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए नीचे आने लगा। प्रिंस ने देखा सर्वेंट के अलावा अभी तक कोई भी अपने रूम से बाहर लिविंग रूम में नहीं आया है। ये सोचकर प्रिंस अपने दबे पांव से किचन की तरफ जाने लगा। वो किचन में पहुंचकर देखता है, वहां पर कोई भी नहीं है। ये देखकर प्रिंस की आंखें चमक उठती है। वह अपना फोन वॉल के पास रखकर एक वीडियो ऑन करता है, जिसमें एक सेफ खाना बनाना सिखा रहा था। उस सेफ की बातें प्रिंस अपनी चमकती हुई आंखों से सुन रहा था। जब प्रिंस ध्यान से फोन में उस वीडियो को देख रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। प्रिंस के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने डरते हुए पीछे घूमकर देखा, उसके पीछे 4 अधेड़ उम्र के आदमी सेफ के कपड़े पहने खड़े थे। वो घूर घूर कर प्रिंस के मोबाइल में देख रहे थे, कभी प्रिंस को घूरते कभी उस फोन को। ये देखकर प्रिंस अपने चेहरे पर नकली गुस्सा लाते हुए उन 4 सेफ को घूरने लगा। ये देखकर चारों सेफ घबराकर इधर उधर देखने लगे। प्रिंस अपना क्यूट चेहरा गुस्से से लाल करते हुए बोला, आप लोग हमें 1 सेकंड के अंदर इस किचन से बाहर चाहिए। ये देखकर सारे सेफ प्रिंस के क्यूट से लाल चेहरे को देखने लगे। उन्हें प्रिंस के गुस्से से डर कम और हंसी ज्यादा आ रही थी। उन्हें साफ साफ दिख रहा था प्रिंस बस उन्हें यहाँ से भगाने के लिए गुस्से की एक्टिंग कर रहा है। फिर से थोड़ी देर पहले तू गार्डन से सब्जियां वेस्ट करने गए थे। डीएम मेंशन से 1 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गार्डन था जो डीएम सोसाइटी में ही मौजूद था। डीएम 500 एकड़ जगह पर फैली हुई थी। डीएम सोसाइटी के उस गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जियां, फ्रूट लगाए गए थे। दक्षिता के माइसोफोबिया के कारण उस गार्डन को 1 किलोमीटर दूर बनाया गया था। प्रिंस को सब सेफ को गुस्से में घूरते देख एक सेफ जो अधेड़ उम्र का था, वो प्रिंस की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, प्रिंस सर प्लीज आप किचन से बाहर जाइए, यह आपका काम नहीं है। फिर वो उससे थोड़ा रुककर आगे बोला, बॉस ने खाना बनाने के लिए हमें रखा है, आपको जो भी खाना है आप हमें बता दीजिए, हम आपके लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। प्लीज आप किचन से बाहर जाइए, कहीं आपको चोट लग गई, फिर आप जल गए, बॉस हमें पनिशमेंट देंगे। ये सुनकर प्रिंस ने अपना मुंह फुला लिया। फिर वो गुस्से उस सेफ को घूरते हुए बोला, अगर आप लोगों ने मुझे एंजल के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाने दिया, मैं आप लोगों की शिकायत एजेंसी कर दूंगा, फिर वह आप लोगों को इस जॉब से निकाल देंगी। यह सुनकर ही सारे सेफ घबरा गए। उन्हें पता था इससे अच्छी जॉब उन्हें इंडिया में क्या, इस पूरी दुनिया में भी नहीं मिलेगी। यह सोचकर सारे सेफ अपना सर झुकाकर किचन के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। ये देखकर प्रिंस गुस्से से घूमते हुए बोला, कोई भी मुझे आसपास नहीं दिखना चाहिए। ये सुनकर सारे सर्वेंट वॉल के पीछे छुप गए। इधर प्रिंस ने उस वीडियो को फिर से रिवाइंड किया और देखने लगा किस तरह खाना बनाना है। उसके बाद वह हर काम वैसे ही करने लगा। प्रिंस ने अपने मन में मासूमियत से सोचा, मैं एंजल के लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाकर स्पेशल फील करवाऊंगा, एंजल का सबसे बेस्ट क्यूटी बन जाऊंगा। हर लड़की का सपना होता है ना, उनका समवन उनके लिए खाना बनाए। मैं भी आज एंजल के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उनका समवन जाऊंगा। प्रिंस ने एक पेन उठाया, उसको स्टोव पर रख दिया, फिर वह इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र फ्रिज पर गई। वह फ्रिज में से कुछ सब्जियां और अंडे उठाकर लेकर आया। उसने देखा वो सेफ अंडे को तोड़कर पैन में डाल रहा है। प्रिंस ने भी अपने अंडों को तोड़कर पैन में डाल दिया। फिर उसने सब्जियों को घूर घूर कर देखना शुरू किया। तभी उसने देखा वो से एक चाकू से सब्जियां काट रहा है। ये देखकर प्रिंस भी पास ही पड़े एक जोर से चाकू निकालता है, फिर उन सब्जियों को धोकर काटने की कोशिश करता है। वो बार बार वह चाकू फिसल रहा था, लेकिन फिर भी प्रिंस ने कोशिश करके उन सब्जियों को काटना शुरू किया। वह सब्जियां टेढ़ी मेढ़ी कट रही थी। ये देखकर सारे सेफ ने अपना सिर पीट लिया। वो लोग किचन के अंदर जा पा रहे थे, ना ही वह प्रिंस को कुछ कहने की हिम्मत हो रही थी। प्रिंस के आंखों से आंसू बह रहे थे। सब सेफ ने सोचा शायद प्रिंस प्याज काट रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उन सबको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था प्रिंस को इस तरह रोते देखकर, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनसे इस तरह देखकर सारे सर्वेंट भी उस वॉल के पीछे छुपकर प्रिंस को सब्जियां काटते हुए देखने लगे।
इधर डीएम मेंशन के 7th फ्लोर पर एक बड़े से जिम रूम में जहां पर हर तरह की सुविधाएं थी, उसी जिम में एक ट्रेडमिल पर दक्षिता ब्लैक कलर की जिम के आउटफिट में अपनी बालों की पोनीटेल बनाए जिम के ट्रेडमिल पर 5 मील प्रति घंटे से अधिक की गति, प्रति मील 12 मिनट से अधिक की गति दौड़ रही थी। उसकी पूरी बॉडी से स्वेट पानी की तरह बह रहा था। दक्षिता के बाल पूरी तरह गीले हो चुके थे। उसके कपड़े भी स्वेट की वजह से उसकी बॉडी से और ज्यादा चिपक चुके थे। दक्षिता बार बार टॉवल से अपना स्वेट साफ करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक दक्षिता की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसके मन में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसने अचानक ट्रेडमिल को स्टॉप किया, फिर वह स्पीड से जिम रूम से बाहर निकली। वो दौड़ते हुए अपने रूम की ओर जा रही थी। जब उसने अपने रूम में जाकर देखा प्रिंस बिस्तर पर नहीं है, वह जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर उसमें भी देखती है। इस वक्त दक्षिता ट्रेडमिल में दौड़ने से भी ज्यादा हौंफ रही थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी, उसके पास मौजूद इंसान को आसानी से सुनाई दे जाए। दक्षिता उस पूरे फ्लोर पर प्रिंस को ढूंढने लगी। वही अपने रूम में सो रहे भावेश को अचानक बेचैनी सी होने लगी। वह भी जल्दी से खड़ा होता है, फिर वह इधर उधर देखते हुए जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है। फिर वह लिविंग रूम में इधर उधर देखने लगता है। उसने देखा किचन के दरवाजे पर बहुत सारे सर्वेंट सेफ भीड़ जमा करके किचन के अंदर कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। वह अभी इस सब के बारे में सोच ही रहा था। उसने दक्षिता को स्पीड से सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। उसने देखा दक्षिता के एक्सप्रेशन ले चेहरे पर बेचैनी, घबराहट, डर एक्सप्रेशन है। ये देखकर अचानक भावेश को भी अपनी बेचैनी की याद आई। वह दक्षिता की तरफ देख बोला, दी प्रिंस कहाँ पर है? ये सुनकर दक्षिता घूरकर भावेश को इस तरह देखती है जैसे बोल रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या? उसके नजरों को समझकर भावेश ना में सिर हिलाता है। फिर उन दोनों की एक साथ नजर किचन की तरफ गई, जहां बहुत सारे सर्वेंट और सेफ से खड़े होकर किचन की तरफ देख रहे हैं। ये देखकर अचानक प्रिंस और भावेश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह दोनों जानते थे सेफ और सर्वेंट कभी भी अपना काम छोड़कर इस तरह भीड़ नहीं लगाते। दक्षिता ने प्रिंस को पूरे डीएम मेंशन में ढूंढ लिया था, बस नीचे का एरिया ही बचा था जिसमें स्टोर रूम, भावेश रूम, कीर्ति रूम, 6-7 गेस्ट रूम, एक स्टडी रूम, किचन और बड़ा सा लिविंग रूम था। इसी तरह और भी रूम थे, उनमें प्रिंस बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लास्ट में जो बचा वो सिर्फ किचन था। उन्होंने देखा कि डीएम मेंशन का दरवाजा पूरी तरह बंद है। प्रिंस बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ये सोचकर वह दोनों किचन की तरफ दौड़े। इधर किचन में जैसे तैसे प्रिंस ने सब्जियां काटी, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता वो देख पाता प्रिंस के हाथों में जगह जगह पर खून बह रहा था। उस खून से सब्जियां भी लाल हो गई थी, लेकिन प्रिंस को इन सब चीजों की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। प्रिंस नीमा सुमित ने सोचा शायद इन स्टेप्स को भी रोज इसी तरह चोट लगती होगी, क्योंकि चाकू तो वैसे ही तेज होता है, उससे हाथ कटना नॉर्मल सी बात है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, प्रिंस ने सोचा। थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करके उसे अपनी एंजल के लिए खाना बनाना है। ये सोचकर वो सब्जियां उठाकर इकट्ठा करता है, फिर पेन के पास आकर उस पेन को घूर कर देखता है। उसमें वह अंडा वैसा का वैसा ही पड़ा था। फिर वह अपने फोन को घूर कर देखता है। उसने देखा उसमें स्टॉप जला हुआ था। ये देखकर वह इधर उधर स्टॉप जलाने की चीजों को देखता है। तभी उसे एक बटन दिखाई देता है, जिसे उसे याद आता है जब प्रिंस यहाँ पर आया था। तब उसने जब डीएम मेंशन में घूमकर देखने का फैसला किया था, तब प्रिंस पूरा डीएम मेंशन देख ही रहा था। जब वह किचन में पहुंचा तब उसने सेफ को स्टॉप जलाते हुए देखा। वह सीन याद आते ही प्रिंस जल्दी से उस स्टॉप को उसी तरह जलाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर पहले प्रिंस ने उस स्टॉप की गैस ऑन कर दी थी। इधर किचन का ग्लास का होने के कारण वह सर्वेंट किचन के अंदर तो देख सकते थे, लेकिन वो किचन के अंदर फैली एलपीजी गैस को महसूस नहीं कर सकते थे। किचन पूरी तरह ग्लास वॉल से बना हुआ था। प्रिंस ने किचन का अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। वह नहीं चाहता था कोई भी सर्वेंट और से अंदर आए। तभी वहां पर भावेश और दक्षिता पहुंच। किचन के अंदर का सीन देखकर उनकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। भावेश और दक्षिता ने देखा प्रिंस स्टॉप चलाने की कोशिश कर रहा है। तभी भावेश और दक्षिता की एक साथ नज़र स्टॉप के ऑन बटन पर चाहती है। उन दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उनकी आंखें खौफ से चौड़ी हो जाती है। दक्षिता एक जोर की किक किचन के दरवाजे पर मारती है। इधर भावेश भी सेम तरीके से किक मारता है, जिस वजह से उस किचन का दरवाजा टूटता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए बुरी तरह हिल जाता है। जब प्रिंस को जब किचन का दरवाजे में कंपन महसूस हुआ, तब उसने स्टॉप को जलाने के साथ साथ किचन के दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर दक्षिता और भावेश को देखकर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। उसने सोचा शायद उसका सरप्राइज खराब हो गया। जब उसने दक्षिता और भावेश का चेहरा लाल देखा, तब उसे लगा शायद वह लोग उससे गुस्सा है, वह खाना बनाने जा रहा है। ये सोचकर प्रिंस घबराकर जल्दी से उस स्टॉप का बटन ऑन कर देता है। अचानक पूरे किचन में आग फैल जाती है। इसके साथ ही किचन के ग्लास का दरवाजा भी टूट जाता। किचन में हर तरफ कांच बिखर जाता है।
दक्षिता दौड़कर प्रिंस को अपनी तरफ खींचती है। वही भावेश दक्षिता और प्रिंस को कवर कर लेता है, जिस वजह से भावेश का नाइट सूट में आग लग जाती है। तभी एक सर्वेंट दौड़कर आकर एक ब्लैंकेट भावेश पर डाल देता है। वही कुछ सर्वेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड उस आग पर डालने लगते हैं, जिस वजह से वह काबू में आ जाती है। इधर प्रिंस इस आग को देखकर बुरी तरह डर गया था। वह जल्दी से दक्षिता की गोद में चढ़कर उसे बच्चों की तरह लिप चुका था। वही दक्षिता के चेहरे पर ढेर सारे खौफ के साथ उसकी बॉडी काम पर ही थी। भावेश को भी अपनी पीठ में हल्की सी जलन हो रही थी। तभी भावेश ने देखा प्रिंस के हाथों से खून निकल रहा है। प्रिंस के हाथों के पीछे का हिस्सा कुछ हद तक जल चुका है। ये देख भावेश अचानक घबराकर दक्षिता की देखकर उसे प्रिंस के हाथ देखने का इशारा करता है। दक्षिता अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेती है, फिर किचन से प्रिंस को गोद में उठाकर बाहर जाते हुए भावेश को भी बाहर आने का इशारा करती है। उसके बाद वो लिविंग रूम में आकर प्रिंस को उसी तरह गोद में लेकर बैठ जाती है। प्रिंस दक्षिता के गले लगकर बुरी तरह सिसकियां लेते हुए रो था। वह रोते हुए माफी भी मांग रहा था, लेकिन उसकी सिसकियों में उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। पता भी नहीं चल रहा था प्रिंस क्या बोल रहा है। प्रिंस रोते हुए सिसकियां लेते हुए बोलाएं, जे ल आ ई ए मसो स री आ प प की च न ही ज ला न चा ह ता था मैं ब स प के ली ए खा न ब। दीक्षिता प्रिंस की बात समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन प्रिंस को शांत करने के लिए उसकी पीठ और सिर सहलाने लगी। इतने में कीर्ति भी घबराई हुई सी अपना रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। उसे भी ऐसा लगा जैसे कुछ गलत हुआ है। जब उसने भावेश की नाइट ड्रेस को पीछे से जला हुआ देखा, वह घबराकर भावेश के पास आई उसकी पीठ को ध्यान से देखने लगी। कीर्ति डॉक्टर होने के नाते बता सकती थी भावेश को कितनी ज्यादा जलन हो रही होगी। फिर भावेश को डांटते हुए बोली, भाभी यह क्या किया तुमने, तुम्हारी पीठ इतनी कैसे जल गई। दरअसल भावेश की पीठ लगभग आधी से ज्यादा जल चुकी थी। ये सुनकर दक्षिता भी चिंता भरी नजरों से भावेश की तरफ देखती। भावेश दक्षिता की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी पलकें झुकाकर ऐसे इशारा करता है जैसे वह बिल्कुल ठीक है। वह उसे प्रिंस का ध्यान रखने का बोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। ये देखकर दक्षिता भी देखती है भावेश की पीठ बहुत हद तक जल चुकी है। भावेश को बिना कुछ बोले जाते देख कीर्ति अभी कुछ बोलने ही वाली थी, उसे किसी के बच्चों की तरह रोने की आवाज आई। उसने सर घुमाकर देखा प्रिंस के पूरे कपड़े काले हो चुके हैं, उसके हाथ भी जले हुए हैं। ये देखकर कीर्ति कंफ्यूज हो गई। कीर्ति ने देखा प्रिंस अपने हाथों की जलन के कारण नहीं हो रहा। इस वक्त प्रिंस उस मासूम बच्चे की तरह लग रहा है जिसे गिरने पर चोट लगी, लेकिन उसे यह नहीं पता उसे चोट लगी है। वह बस गिरने के डर से ही रो रहा है। इस वक्त प्रिंस का भी ऐसा ही हाल था। उसे बस दक्षिता से डर लग रहा था। उसे किचन के जल जाने से और आग के डर से रोना आ रहा था। उसे अभी तक अपने हाथ की जलन महसूस नहीं हो रही थी। प्रिंस के दिमाग में बार बार उस आग का सीन और दक्षिता का गुस्से से लाल चेहरा दिख रहा था, लेकिन प्रिंस को यह नहीं पता था दक्षिता का चेहरा घबराहट और एक्सरसाइज की वजह से लाल था, ना कि गुस्से से। प्रिंस को ऐसा लग रहा था उसने अपनी एंजल को खुश करने की जगह पर नाराज कर दिया। वो इतनी बुरी तरह एक मासूम बच्चे की तरह रो रहा था। लेकिन कीर्ति और दक्षिता से नजरें मिलते ही दक्षिता ने इशारा किया वह भावेश के पास जाए, उसका इलाज करे। इधर दक्षिता ने प्रिंस को हल्के से अलग किया, वहीं पर रखा एक पानी का गिलास उठाकर प्रिंस को पिलाने लगी। ट्विंस बच्चों की तरह सिसकियां लेते होकर पानी की छोटी घूंट पी रहा था। दक्षिता ने बिल्कुल भी प्रिंस के हाथों पर नजर डालने की हिम्मत नहीं की। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दक्षिता के मन में बस एक ही आवाज आ रही थी, प्रिंस को कितनी चोट लगी है। दक्षिता की आंखें लाल हो चुकी थी। दक्षिता की पूरी बॉडी नीली पड़ने लगी थी। उसने भावेश को छू लिया था, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से प्रिंस को पानी पिलाकर अपने गले से लगाया। इधर कीर्ति वहां से जाने से पहले दक्षिता को 2 इंजेक्शन और कुछ ऑइंटमेंट देकर गई थी। उसने दक्षिता के चेहरे पर हल्के लाल रेसेस को देख लिया था। दक्षिता ने जल्दी से पहले खुद को इंजेक्शन लगाया। अगर प्रिंस उसे इस हालत में देख लेता वो डर सकता था। ये सोचकर दक्षिता ने पहले खुद को इंजेक्शन लगाया, फिर प्रिंस को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दक्षिता भारी कदमों से अपने रूम में पहुंचकर प्रिंस को बिस्तर पर उतारने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस उससे बंदर की तरह और कसकर गले से लगा लेता है। ये देखकर अचानक दक्षिता घबरा जाती है, कहीं प्रिंस की चोट में उसे दर्द न हो जाए। ये सोचकर दक्षिता प्रिंस को खुद से अलग करने का प्लान ड्रॉप कर देती है, फिर उसे लेकर बिस्तर पर बैठ जाती है। प्रिंस के हाथों को पकड़ लेती है जो उसके गले से लिपटे हुए थे। एक हाथ को अपने गले से अलग करके सामने करती है, फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेती है। फिर अपनी आंखें खोलकर प्रिंस का हाथ देखती है। उसने देखा जिनके हाथ का पीछे का हिस्सा उंगलियों से लेकर कलाई तक हाथ बुरी तरह जल चुका है।
ये देखकर दक्षिता की आंख से आंसू बहकर प्रिंस के हाथ पर गिर जाता है। इधर प्रिंस उसी तरह बड़बड़ाते हुए दक्षिता की गर्दन में अपना चेहरा गुस्सा आ रहा था। इधर दक्षिता कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वहीं पर मौजूद ऑइंटमेंट खोलकर प्रिंस के हाथों पर हल्के हल्के फूंक मारकर उस जली हुई उंगलियों और हाथी पिछले हिस्से पर कलाई तक दवाई लगा रही थी। फिर वहीं पर मौजूद ड्रॉर से बैंडेज निकालकर उसके हाथ के चारों ओर बांध देती है। इसी तरह उस हाथ को वापस से अपनी गर्दन पर रख देती है। फिर प्रिंस का दूसरा हाथ लेकर उस पर भी ऑइंटमेंट लगा देती है। फिर गहरी सांसें लेकर वह इंजेक्शन खोलती है, प्रिंस की बाजू में लगा देती है। प्रिंस दक्षिता को हक कर लेता है। दक्षिता फिर गौर से प्रिंस को देखने की कोशिश करती है, कहीं प्रिंस को और ज्यादा कहीं चोट नहीं लगी। प्रिंस को अपने आप से हल्का सा अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस और कसकर दक्षिता से लिपट जाता है। यह महसूस कर दक्षिता कुछ गहरी सांसें लेकर उसे बिस्तर पर लेट जाती है। फिर उसकी गर्दन के पीछे से एक प्रेशर पॉइंट दबा देती है, जिस वजह से प्रिंस बेहोश हो जाता है। दक्षिता हल्के से प्रिंस से अलग हो जाती है, लेकिन प्रिंस के छोटे से क्यूट से चेहरे पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दक्षिता ने कुछ गहरी सांस ली, प्रिंस के आंसुओं को अपने हाथों से साफ करके उसे ठीक से लेटा कर उसके हाथों को सेफली साइड में रख दिया, जिसकी वजह से उसके को कोई भी चीज टच ना हो। ये सब करने के बाद बहुत ध्यान से प्रिंस की पूरी बॉडी को देखने लगती है। जब उसे प्रिंस की बॉडी पर कोई भी जलने का निशान नहीं दिखता, वह प्रिंस के कपड़े निकाले लगती है। थोड़ी देर बाद प्रिंस का नाइट सूट जो धुएं की वजह से काला हो चुका था, वह उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। इस वक्त प्रिंस बस एक शॉप में लेटा हुआ था। दक्षिता फिर से प्रिंस की पूरी बॉडी चेक करती है। दक्षिता देखा प्रिंस की पूरी बॉडी पर काले धुएं के निशान है, लेकिन जलने का कोई भी निशान नहीं है या फिर कोई भी चोट का निशान नहीं है। जब दक्षिता को पूरी तरह तसल्ली हो जाती है, वह कुछ गहरी सांसें लेती है। उसके दिल की धड़कन है अभी भी 440 की स्पीड से चल रही थी। दक्षिता अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। फिर वह प्रिंस को ब्लैंकेट उड़ाकर वॉशरूम में जाकर वेट टॉवल लेकर आती है। फिर अच्छे से प्रिंस का चेहरा, उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करती है। उसके बाद वापस से वॉशरूम में जाकर शावर लेने की तैयारी करती है। जब दक्षिता ने अपना क्रॉप टॉप उतारा, उसके कंधे पर एक बड़ा सा नीला और पर्पल निशान था। उस जगह को देखकर यही लग रहा था जैसे वहां पर एक बुरी तरह चोट लगी है। दक्षिता अपने कंधे को वह वॉशरूम में लगे बड़े से मिरर में देखती है। फिर वो अपना सिर हिलाकर शावर लेकर बाथरोब पहनकर बाहर आती है। दरअसल ये चोट दक्षिता के एक बार में नहीं लगी, बार बार लगी। जब दक्षिता प्रिंस को ढूंढ रही थी, तब वह कई बार हर चीज से टकराए, और दूसरा वह जब ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी, तभी अचानक ट्रेडमिल स्टॉप करने की वजह से वह बैलेंस नहीं भेज पाई, जिस वजह से वह ट्रेडमिल पर गिर गई। सबसे पहले उसके कंधे में ट्रेडमिल की वजह से चोट लगी थी, लेकिन दक्षिता तुरंत उस पर से खड़े होकर प्रिंस को ढूंढने के लिए नीचे आ गई थी। जब वह अपने रूम में पहुंचे तब अचानक उसका वही कंधा उसके रूम के दरवाजे से टकरा गया, लेकिन दक्षिता ने अपने दर्द को इग्नोर किया हुआ है। फिर से पागलों की तरह प्रिंस को ढूंढने लगी। इस बीच उसे 2-3 बार और चोट लग गई। उसके बाद जब दक्षिता किचन का दरवाजा तोड़ रही थी, तब जब किक दरवाजा नहीं टूटा था, उसने अपने कंधे से उस दरवाजे पर मारा, जिस वजह से उसके कंधे में और ज्यादा चोट लग गई। दक्षिता ने फोन में एक मैसेज करके प्रिंस के पास आकर लेट गई। प्रिंस को घुमाकर पीछे से हक करके उसके हाथों को सेफली बिस्तर पर रखकर उन्हें हल्के से पकड़ लिया। प्रिंस को पीछे से हक करके ब्लैंकेट ओढ़कर प्रिंस का सिर एक हाथ से प्यार से सहलाने लगी। इधर भावेश रूम में कीर्ति भावेश के बिस्तर पर बैठी वॉशरूम को घूर रही थी। जब से भावेश रूम में आया था, तब से बाथरूम का दरवाजा बंद करके शावर के नीचे खड़ा था। कीर्ति जानती थी भावेश को बहुत ज्यादा जलन हो रही है, इसी वजह से वह शावर के नीचे खड़ा है। यह महसूस कर कीर्ति बिस्तर से खड़ी होती है। फिर वॉशरूम के दरवाजे के पास जाकर बोली, भाभी बाहर आ जाओ, ठंडे पानी से शावर लेने से जलन खत्म नहीं होगी। तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूंगी, तुम्हें जल्दी आराम आ जाएगा। ये सुनकर भावेश शावर बंद करता है। दर्द के कारण दांत पीसते हुए फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सा साफ करके ट्राउजर पहनकर बाहर आता है। कीर्ति ने जब भावेश को हाफ नेक वॉशरूम से बाहर आते देखा, एक बार के लिए उसके गाल शर्म से लाल हो गए। भावेश की 6 एब्स बॉडी पर पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। इस वक्त भावेश बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा था। कीर्ति अपने होश होते हुए अपनी नजरें गड़ाए अपनी आंखों में इंटेंस फीलिंग के साथ भावेश की चेस्ट को घूर रही थी। ये देखकर भावेश ऐसे सिर हिलाता है जैसे उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद भावेश किसी के पास से निकलकर बिस्तर पर जाकर मुंह के बल लेट जाता है। जब कीर्ति को पता चला भावेश जा चुका है, वह कंफ्यूजन में अपना सर घुमाकर बिस्तर की तरफ देखती है। तब उसे भावेश की जली हुई पीठ दिखाई देती है। भावेश की पीठ पर छाले आने शुरू हो गए थे। भावेश की पीठ को देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितने ज्यादा दर्द में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भी नजर आ रहा था, जैसे उसने कितना अच्छा काम किया हो।
तब उसे सब कुछ याद आता है। वह हड़बड़ाते हुए जल्दी से बिस्तर के पास आकर कुछ ऑइंटमेंट उठाकर भावेश की पीठ पर लगाने लगती है। लेकिन भावेश को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। तब भावेश ने अपने बिस्तर की चादर को कसकर अपने हाथों की मुट्ठी में भर लिया। भावेश बुरी तरह अपने दांत पीसने लगा। कीर्ति को भी पता था भावेश को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। भावेश को ये दर्द सहना ही होगा। ये सोचकर कीर्ति धीरे धीरे पूरी पीठ पर ऑइंटमेंट लगा देती है। फिर एक इंजेक्शन उठाकर भावेश की बाहों में लगाने ही वाली थी। अचानक भावेश कीर्ति का हाथ पकड़ लेता है। यह महसूस करते ही कीर्ति कंफ्यूजन में भावेश की तरफ देखने लगती है। भावेश दूसरी तरफ मुंह करते हुए सीरियस आवाज में बोला, मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा। इंजेक्शन की जरूरत पड़े, मैं अब ठीक हूँ, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर कीर्ति पहले गुस्से से भावेश की तरफ देखती है, फिर वह दोबारा से भावेश का हाथ हटाकर इंजेक्शन लगाने ही वाली थी। अचानक भावेश दोबारा कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। कीर्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कीर्ति को देखकर यही लग रहा था। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। रीडर्स, मैंने प्रिंस को प्रिंस रुद्रांश सिंह क्योंकि युवराज में एक अलग हार्ड पर्सनैलिटी, एक एरोगेंट नेचर के साथ ही बॉसी नेचर के होते हैं। युवराज बोर्ड और प्रेम होता है, लेकिन हमारी स्टोरी का प्रिंस एकदम मासूम, सॉफ्ट हार्टेड और भोला भाला काइंड पर्सनैलिटी है। युवराज रुद्रांश सिंह को सभी लोग कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।